फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। व्यक्तिगत 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 100 करोड़, अरब। लानत है, अविश्वसनीय। सूचना बॉक्स पर दिखाई देने वाली संख्या वास्तव में 9 अंकों की थी। उसने झिरन को महसूस किया कि उसके पैर नर्म हो गए हैं। वास्तव में उसके पास अरबपति बनने का दिन था। उत्साह के एक क्षण बाद हे झिरन सूचना बॉक्स को बंद करना चाहता था और स्टोर की विशिष्ट बिक्री स्थिति की जांच करना चाहता था। कौन जानता था, उसने अभी अभी सूचना बॉक्स बंद किया था और दूसरा तुरंत सामने आ गया। बधाई हो, आप सफलतापूर्वक अरबपतियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। ताओबाओ आपको लॉटरी में भाग लेने का मौका देकर पुरस्कृत करता है। लॉटरी। यह ताओबाओ खेलने में बहुत अच्छा है। जैसे ही हे झिरन स्तब्ध रह गया, डायलॉग बॉक्स अपने आप गायब हो गया। स्क्रीन पर एक बड़ा घूमता हुआ लॉटरी व्हील दिखाई दिया। उसने झिरन ने इस लॉटरी को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। आधिकारिक तौर पर उपभोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई छोटी सी चाल, कुछ प्रचार कूपन से ज्यादा कुछ नहीं। उसने लापरवाही से स्क्रीन के मध्य में ड्रॉ बटन पर क्लिक कर दिया। टर्नटेबल तेजी से घूमने लगा। कुछ सेकंड बाद रहस्य आश्चर्य पुरस्कार पर सूचक तय हो गया। इसके बाद स्क्रीन पर एक और डायलॉग बॉक्स दिखाई दिया। रहस्य आश्चर्य को विशेष, उन्नत और सामान्य स्तरों में विभाजित किया गया है। अब अपनी किस्मत को परखने का समय आ गया है। संवाद बॉक्स स्वचालित रूप से गायब हो गया और 3 कार्ड स्क्रीन पर दिखाई दिए। यह विभिन्न प्लेटफार्मों पर हे झिरन के पिछले जीवन के अनुभव से अपरिचित नहीं था। उसने लापरवाही से बीच के एक कार्ड पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन अचानक सुनहरी रोशनी से भर गई। बधाई हो, आपने एक विशेष आश्चर्य निकाला है और आपको ट्रांसमाइग्रेटर फार्म स्पेस से पुरस्कृत किया गया है। वह झिरन। पौधे लगाने की जगह। क्या यह वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था? जैसे ही हे झिरन का दिमाग विभिन्न संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था, स्क्रीन पर एक 3D छवि दिखाई दी। तस्वीर में आप फसलों से भरे खेत, साफ तालाब, विशाल चरागाह, प्रसंस्करण संयंत्र और विशाल गोदाम, साथ ही दूर की पहाड़ियों पर फलों के पेड़ देख सकते हैं जो पहले से ही फलों से भरे हुए थे। यह सोचकर कि उसके पास ऐसी रोपण जगह हो सकती है, वह झिरन निगलने में मदद नहीं कर सका। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी जगह उसके लिए बहुत सारी संपत्ति पैदा कर सकती है, बस इसकी सराहना करने के लिए उपयोग करने से लोगों को तरोताजा महसूस होगा। इतना ही नहीं, फार्म भी बहुत सोच समझकर बनाया गया था। फार्म स्थान के मालिक के लिए यहाँ एक सर्वशक्तिमान नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। नियंत्रण कक्ष एक क्लिक से सभी फसलों को पानी देना चुन सकता है, या क्षेत्रीय सिंचाई, स्वचालित फीडिंग, स्वचालित कटाई और अन्य कार्यों का चयन कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थान का मालिक किसी भी जनशक्ति का उपयोग किए बिना नियंत्रण कक्ष पर वह सब कुछ पूरा कर सकता है जो वह करना चाहता है। उसने झिरन ने सोचा कि उसे ऐसी जगह मिल सकती है और उसने मन ही मन अपने प्रति स्थानांतरण पिता की दयालुता को धन्यवाद दिया। जैसे ही हे झिरन उत्सुकता से खेत की जगह के प्रवेश द्वार की तलाश कर रही थी, चिकित्सा कक्ष का कसकर बंद दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे वह तुरंत कसम खाने लगी। चिकित्सा कक्ष के बाहर का छोटा सा पार्किंग स्थल गायब हो गया था और जिस चीज पर उसकी नजर गई वह बंजर भूमि का एक टुकड़ा और दूरी पर नंगी पहाड़ी थी। वह झिरन को अचानक ठगा हुआ महसूस हुआ। खेत, मछली तालाब, गोदाम, उपजाऊ खेत, बगीचे, इनमें से कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। केवल एक चीज जिसने उसे थोड़ा वास्तविक महसूस कराया वह यह थी कि जब वह दरवाजे के बाईं ओर मुड़ी तो तस्वीर में दिख रही एक ऑपरेटिंग टेबल के समान ही एक ऑपरेटिंग टेबल थी। 50 मिलियन पहले ही खर्च हो चुके थे, भले ही उसे धोखा दिया गया हो, हे झिरन को इसका पता लगाना था। इसलिए वह जल्दी से होश में आकर ऑपरेशन टेबल पर आ गई। अनुभव के आधार पर उसने निर्णायक रूप से एक स्विच जैसा बटन दबाया। 10 सेकंड बाद ऑपरेटिंग टेबल की स्क्रीन जल उठी। फार्म क्षेत्र में मास्टर का स्वागत है, मैं स्टीवर्ड 008 भविष्य में ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। उसने झिरन ने अपनी चेतना से स्क्रीन में हेरफेर किया और नीचे पलट गई। स्थान वर्तमान में अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसे मास्टर की प्राथमिकताओं के अनुसार संभालने की आवश्यकता है। प्रश्न, क्या आप भूमि पर पौधारोपण करना चाहते हैं? झिरन ने हाँ चुनी। स्क्रीन पर एक और डायलॉग बॉक्स खुल गया। भूमि वर्तमान में अपनी मूल स्थिति में है। इसे उपजाऊ खेतों में बदलने के लिए विकास हेतु प्रति एकड़ 100 युआन की आवश्यकता होती है। क्या स्वामी उपजाऊ खेतों को पुनः प्राप्त करना चाहता है? फिर से पैसा। वह झिरन सचमुच नशे में था।
वह हमेशा ठगा हुआ महसूस करती थी। उसे संदेह था कि भविष्य में कृषि क्षेत्र में निवेश शायद बढ़ जाएगा। जैसे ही वह झिझकी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक और डायलॉग बॉक्स खोल दिया। मास्टर, इस स्थान को अपनी मूल स्थिति में कुछ पूंजी निवेश की आवश्यकता है। एक बार जब पैमाना बन जाएगा तो आपको इसका रिटर्न ज्यादा मिलेगा। क्या आप अब उपजाऊ खेतों को पुनः प्राप्त करना चुनते हैं? हालांकि वह झिरन थोड़ा गुस्से में थी, फिर भी वह कोशिश करना चाहती थी। उसने हाथ चुनी और फिर केवल 1 एकड़ उपजाऊ खेतों के पुनरुद्धार के लिए भुगतान किया, पहले यह देखने का इरादा किया कि क्या उसे धोखा दिया जाना जारी रहेगा। शुल्क सीधे उसके एलपे खाते से काट लिया गया और ऑपरेटिंग टेबल ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन टेबल से लगभग 50 मीटर दूर जमीन पर ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत पेंगोलिन अंदर आगे पीछे घूम रहे हों। पलक झपकते ही 1 वर्ग एकड़ जमीन बड़े करीने से पलट दी गई। पुनर्ग्रहण प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखकर वह झिरन पुष्टि कर सकती थी कि उसे धोखा नहीं दिया गया था। यहां तक मृत्यु के बाद भी 1 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए जनशक्ति को काम पर रखने पर संभवतः इस कीमत से अधिक खर्च होगा। इसलिए उन्होंने झिरन ने निर्णायक रूप से शेष 49 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया। एक साथ काम करने के कारण 49 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने में लगभग उतना ही समय लगा जितना पहली एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने में लगा। इतना ही नहीं, प्रत्येक एकड़ भूमि को एक बहुत गहरी खाई से अलग नहीं किया गया था, जो देखने पर बहुत साफ सुथरी दिखती थी। अंतरिक्ष की सारी भूमि पुनः प्राप्त होने के बाद उसके चुनने के लिए अनगिनत प्रकार की फसलें ऑपरेटिंग टेबल की कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दी। परिवार के भविष्य के आहार को ध्यान में रखते हुए हे झिरन ने आधी जमीन पर चावल, गेहूं और मक्का जैसी सामान्य फसलें बोने का फैसला किया। भूमि के अन्य आधे भाग का उपयोग सभी प्रकार की सब्जियां लगाने के लिए किया जाता था। हालांकि यहाँ बीज खरीदने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि कीमतें ताओबाओ स्टो की तुलना में अधिक थी, लेकिन वे हे झिरन के लिए स्वीकार्य सीमा के भीतर थी। ऑपरेटिंग टेबल में 1 क्लिक रोपण और पानी देने जैसे कार्य थे। हे झिरन द्वारा सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह दूसरों की जांच करने गई। मछली तालाबों, चरागाहों, गोदामों, बगीचों आदि में संचालन के तरीके समान थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक यहाँ पैसा है, कोई समस्या नहीं है। टी झिरन 1 घंटे से अधिक समय तक नियंत्रण कक्ष में व्यस्त रहे और अंततः इस फार्म स्थान का निर्माण पूरा कर लिया। मछली तालाब और गोदाम जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह से सुसज्जित थी। इसके अलावा उसने एक रोमांचक खोज की। जो बीज उसने अभी अभी मिट्टी में बोए थे उनमें छोटे छोटे हरे अंकुर फूट आए थे। उसी समय कंट्रोल पैनल की स्क्रीन पर एक और डायलॉग बॉक्स दिखाई दिया। संवाद बॉक्स में बहुत सारी जानकारी थी, जिसमें मुख्य रूप से स्थान की विशेषताओं का परिचय दिया गया था। खेत क्षेत्र में फसलें और सब्जियां 3 दिनों में पक जाती हैं, फलों के पेड़ 10 दिनों में वयस्क हो जाते हैं और परिपक्व फलों के पेड़ हर 10 दिनों में फल का एक बैच पैदा करते हैं। मछली तालाब में विभिन्न जलीय प्रजातियों को प्रजनन करने में 10 दिन लगते हैं, मुर्गी पालन को बढ़ने में 10 दिन लगते हैं और पशुधन को परिपक्व होने में आधा महीना लगता है। अंतरिक्ष में पैदा होने वाले बीजों में आनुवंशिक सुधार होता है और उन्हें मिट्टी और जलवायु के प्रति संवेदनशील हुए बिना बाहर भी लगाया जा सकता है। यह सब देखकर वह झिरन बहुत खुश हुआ। जीवित चीजों की फसल के समय का तो जिक्र ही नहीं, केवल फसलों की परिपक्वता का समय ही अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। इसके अलावा यहाँ उत्पादित बीज इतने अद्भुत थे कि वह जलवायु की पूरी तरह से उपेक्षा कर सकती थी और उत्तर पश्चिम में पहुंचने पर स्वतंत्र रूप से उनकी खेती कर सकती थी। वह झिरन उत्तर पश्चिम में अपने परिवार के साथ एक गर्म और समृद्ध जीवन के लिए तरसने लगा, जिसमें पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहना, जिसमें आदमी जमीन जोतता था और महिला बुनाई करती थी। हालांकि इस आदिम स्थान को बनाने में उन्हें हजारों की लागत आई, लेकिन ऐसे उपयोगकर्ता अनुकूल वातावरण को देखकर उन्हें लगा कि यह सब इसके लायक है। उसने झिरन को लंबे समय से इतना आराम और संतुष्ट महसूस नहीं किया था। उसने नई व्यवस्थित जगह पर घूमने का फैसला किया। वह सबसे पहले साफ मछली वाले तालाब में गई। नई खरीदी गई फिश फ्राई और छोटे झींगा चारों ओर तैर रहे थे, विशेषकर मोटे सिर वाली मछलियां। उसे याद आया कि जब उसने फिश फ्राई खरीदी थी तो वे केवल छोटी उंगली के आकार की थी, लेकिन अब वे थोड़ी बड़ी हो गई लगती है। मछली तालाब का निरीक्षण करने के बाद वह चारागाह और प्रजनन क्षेत्र की जांच करने गई। हर जगह गायें और भेड़ें थीं और प्रजनन क्षेत्र में विभिन्न मुर्गों और पशुओं के प्रजनन क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हित थे। गोदाम भी काफी बड़ा लग रहा था। जरा सोचिए कि जब मोजीवे उसे राष्ट्रीय खजाने को स्थानांतरित करने के लिए ले गए थे, तो इस तरह का गोदाम होना अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक रहा होगा।
इसे ध्यान में रखते हुए हे झिरन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल अस्पताल से सभी चिकित्सा आपूर्ति को गोदाम में स्थानांतरित करने के लिए किया। इधर उधर घूमने के बाद यह सोचकर कि वह काफी समय से उस जगह पर रुकी हुई थी, वह अनिच्छा से वहां से चली गई। यह देखकर कि उसने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, मो जियुए ने उत्सुकता से पूछा, आपने इतनी देर तक अंतरिक्ष को क्यों देखा? मो जियुए अभी अभी जागा था और उसने उसे वहां अचंभे में बैठा हुआ पाया। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी चेतना चीजों की जांच करने के लिए अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई होगी, लेकिन आज वह काफी देर तक वहां रही थी, जिससे मो जियुए को कुछ असहज महसूस हुआ। वह झिरन अभी भी अपने उत्साह के बीच में थी। न जाने कैसे समझाए, उसने कहा, आओ मैं तुम्हें एक आश्चर्य दिखाती हूँ। इससे पहले कि उसके शब्द गिर पाते, उनकी आकृतियां अंतरिक्ष में प्रकट हो गईं। वे अभी भी अस्पताल में खड़े थे। पहली बात जो मो जियुए ने देखी वह यह थी कि राष्ट्रीय खजाने से जो भी धन वे लाए थे वह गायब हो गया था। उसके आश्चर्य को देखकर हे झिरन ने तुरंत नहीं बताया, लेकिन रहस्यमय तरीके से उसे अपने साथ खींच लिया और अस्पताल का दरवाजा खोल दिया। मो जियुए एक बार फिर चकित रह गए। क्या यह दरवाजा खुल सकता है? जैसे ही वह सोच रहा था, उसके सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह झिरन, जिसने 2 जिंदगियां जी ली थी, आखिरकार उसे इसे किसी के साथ साझा करने में संतुष्टि की भावना मिली। उसने अपने सामने व्यवस्थित खेत की ओर इशारा किया और कहा, यह वह कीमती जगह है जिसे मैंने अभी अभी हासिल किया है। फिर उसने मो जियुए को इस स्थान के लाभों और विशेषताओं को ध्यानपूर्वक समझाया। यह सुनकर मो जियुए पहले तो वास्तव में चौंक गया, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया और परिचित चिकित्सा कक्ष को देखा, तो उसने तुरंत अपना दिमाग शांत कर लिया। यदि हे झिरन के पास ऐसा जादुई चिकित्सा कक्ष हो सकता है, तो इस तरह का एक और फार्म होना कोई बड़ी बात नहीं थी। वह झिरन इस समय बेहद उत्साहित था। उसने मो जियुए का हाथ पकड़ने की भी पहल की और उसे खेत की जगह पर ले गई। उनकी ही तरह मो जियुए को भी यहां आने पर यहां से जाने की इच्छा न होने का एहसास हुआ। वहां बाहर जैसे कोई खतरे नहीं थे, कोई धोखेबाज योजनाएं नहीं थी, कोई सही या गलत नहीं था, केवल वह लड़की थी जिससे वह पहले से ही अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता था। मो जियुए को मछली के तालाब के पास अचंभे में बैठे देखकर हे झिरन ने उसे धक्का दिया। आप इस फार्म स्थान के बारे में कैसा महसूस करते हैं? मो जियुए खुद को अभिव्यक्त करने में बहुत अच्छे नहीं थे। यह स्वाभाविक रूप से अच्छा है। उसकी शांत उपस्थिति को देखकर वह झिरन मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, ऐसा मत सोचो कि यह जगह मुफ्त में मिली है। मो जियुए ने बदले में पूछा, फिर आपको यह कैसे मिला? उसने झिरन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। 50 मिलियन, मैंने यह जगह 50 मिलियन से खरीदी है। मो जियुए ने भौहें चढ़ा दी। तुम्हें इतने पैसे कहां से मिले? उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि उन्होंने राजकोष से जो धन प्राप्त किया था, जब उसे चांदी में परिवर्तित किया गया, तो उसकी राशि अधिकतम 18 मिलियन होगी। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह ऑनलाइन मार्केटप्लेस में उसके पैसे कमाने के बारे में भूल गया हो। यह चांदी नहीं है, यह ऑनलाइन बाजार से कमाया गया पैसा है। हालांकि मो जियुए उसके ऑनलाइन बाजार में दुकान खोलने से अपरिचित नहीं थे, लेकिन उन्हें पैसे की अवधारणा की गहरी समझ नहीं थी। 50 मिलियन, आपको कितनी मूल्यवान वस्तुएं बेचनी पड़ी? उसने झिरन ने गणना की। कुछ दर्जन सुलेख और पेंटिंग, साथ ही दर्जनों फूलदान और आभूषण, बस इतना ही। मो जियुए को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हालांकि वे सुलेख और पेंटिंग, साथ ही फूलदान और आभूषण सभी राजकोष से थे, लेकिन वे सबसे मूल्यवान चीजें नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मो जियुए मदद नहीं कर सके, लेकिन आह भरी, यह बहुत सस्ता है। आपको लगता है कि 50 मिलियन सस्ता है? हे झिरन के लिए, जो अपने पिछले जीवन में भत्ते पर निर्भर थी, 50 मिलियन निश्चित रूप से एक बड़ी रकम थी। मो जियुए ने गंभीरता से उत्तर दिया। जब मैंने दुश्मन के महल पर आक्रमण करने के लिए सेना का नेतृत्व किया, तो सम्राट को उन चीजों को इकट्ठा करना पसंद था, लेकिन उस समय मुझे वास्तव में उनकी परवाह नहीं थी। मो जियुए को दुश्मन देश के खजाने का जिक्र करते हुए सुनकर झिरन को तुरंत वह समय याद आ गया जब उन्होंने एक साथ खजाना ले जाया था। वह इस क्षण भी उस संतुष्टिदायक अनुभूति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि मो जियुए ने उन चीजों की सराहना क्यों नहीं की। आप उनकी सराहना क्यों नहीं करते? वर्षों के युद्ध के दौरान दोनों देशों के लोग भूख से मर रहे थे। उन चीजों को भोजन के रूप में नहीं खाया जा सकता था। मेरी राय में वे महज दिखावटी और बेकार कबाड़ का ढेर थे। मो जियुए को यह कहते हुए सुनकर वह झिरन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
इतने सारे खजानों के संभावित ठिकाने के बारे में सोचते हुए उसने पूछा, मुझे यह मत बताओ कि दुश्मन के महल का सारा खजाना दरबार में सौंप दिया गया है। मो जियुए ने अपना सिर हिलाया, उन खजानों को चांदी के बदले बदल दिया गया है। इसका एक हिस्सा उन सैनिकों को पुरस्कार के रूप में वितरित किया गया था जो मेरे साथ अपनी जान जोखिम में डालकर लड़े थे। एक और हिस्सा उन विस्थापित लोगों को दिया गया था जिन्होंने युद्ध की उथल पुथल के कारण अपने घर खो दिए थे। यह सुनकर वह झिरन मदद नहीं कर सका, लेकिन धन के प्रति मो जियुए की उपेक्षा की प्रशंसा की। मूल रूप से उसने सोचा था कि एक मार्शल परिवार के रूप में जो वर्षों से लड़ाई में लगा हुआ था, उनके भंडार अनंत धन से भरे होंगे। आखिरकार उनके पास युद्ध की लूट हासिल करने के बहुत सारे अवसर थे। हालांकि मो परिवार के भंडारगृह न केवल गरीब थे, बल्कि उन्हें अमीर भी नहीं माना जा सकता था। पता चला कि मो परिवार की गरीबी का कारण यही है। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा, तो वह झिरन मो जियुए की हरकतों को समझ सका। एक देशभक्त जनरल के रूप में उन्होंने लोगों की सुरक्षा के उद्देश्य से अपनी जान जोखिम में डाली और कवच धारण किया। यदि मो जियुए ने उन लोगों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली जो युद्ध के कारण बेघर हो गए थे और उन सभी संपत्तियों पर अपना दावा करते थे, तो यह लड़ने के उनके मूल इरादे के विपरीत होगा। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए मो जियुए के नेक सिद्धांतों के लिए हे झिरन की प्रशंसा और भी मजबूत हो गई। यदि भविष्य के सभी अधिकारी मो जियुए जैसे लोगों की भलाई पर विचार कर सकें, तो निश्चित रूप से आम लोगों का जीवन अधिक समृद्ध हो जाएगा। झिरन को एहसास हुआ कि उसके विचार अनजाने में स्थान साझा करने की खुशी से हटकर दुनिया की जटिलताओं पर चिंतन करने लगे थे। वह अपने भटकते विचारों को वापस कृषि क्षेत्र में ले आई। जब हम उत्तर पश्चिम में पहुंचेंगे, तो क्या हम इस तरह का घर बनाएंगे? आप क्या सोचते हैं? उसने पूछा। जैसे ही वह बोल रही थी, हे झिरन ने पहले से ही कुदाल से मिट्टी जोतते हुए मो जियुए की छवि की कल्पना कर ली थी। शायद यही वह जीवन था जो वह सचमुच चाहती थी। मो जियुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, निश्चित रूप से, मैं अपने प्रयासों में योगदान दूंगा। आपको बस घर पर हमारे बच्चों की देखभाल करने की आवश्यकता है। हमारे बच्चे शब्द सुनकर झिरन शर्मा गया। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना चाहता हूँ? मो जियुए अपने अच्छे मूड में होने के कारण अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सके और अपनी सच्ची भावनाओं को उजागर कर दिया। शुरू में उसे नहीं लगा कि कुछ भी गलत है, लेकिन जब हे झिरन ने वह सवाल पूछा, तो वह भी शर्मा गया और अपनी बात कहने में लड़खड़ा गया। तुम मेरी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हो। अगर तुम नहीं होती तो मैं और किसके साथ बच्चे पैदा करता? मो जियुए के साथ इतना समय बिताने के बाद यह पहली बार था जब उसने उसका एक अलग पक्ष देखा। अतीत में मो जियुए हमेशा दूसरों के सामने आरक्षित और शांत रहते थे। आज वह बदला बदला सा क्यों लग रहा था? अब वह झिरन सचमुच अवाक था। उसकी पहचान निस्संदेह मो जियुए की विधिपूर्वक विवाहित पत्नी के रूप में थी। हालांकि उसने पहले ही मो जियुए को एक आधुनिक आत्मा के रूप में अपने दिल में स्वीकार कर लिया था। भले ही उसे पहले प्यार का अनुभव नहीं हुआ था, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त किए बिना अपना जीवन अव्यवस्थित तरीके से नहीं जीना चाहती थी। मो जियुए के चरित्र के बारे में सोचते हुए वह वास्तव में एक बंद व्यक्ति था, एक पुराने जमाने का अवशेष जिसमें गहरी जड़ें जमाए हुए सामंती विचार थे। उसने नहीं सोचा था कि यह संभव है कि वह उसके सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए पहल करेगा। चूंकि यही मामला था, वह स्वयं भी उससे पूछ सकती थी। एक बार जब उसे उत्तर पता चल गया, तो वह अपनी भविष्य की दिशा निर्धारित कर सकती थी। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसने पूछा। मैं करता हूँ, मो जियुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उसने सोचा कि वह जारी रखेगा और कुछ और कहेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। उन दो शब्दों में उत्तर देने के बाद वह चुप हो गया और बस उसे प्यार से देखता रहा। उसने झिरन को असहाय महसूस किया और उसका मार्गदर्शन करना जारी रखा। तो बताओ, तुम्हें मुझमें क्या पसंद है? मो जियुए ने एक पल के लिए सोचा और गंभीरता से उत्तर दिया। आप उन सभी महिलाओं से अलग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। सुंदर, संतुलित, बुद्धिमान, निर्णायक। संक्षेप में, मेरी नजर में आप सबसे अनोखे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, आपको देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। यदि आप मेरी दृष्टि रेखा में नहीं हैं, तो मुझे थोड़ी चिंता भी महसूस होती है। जब आप पिछली बार चट्टान से गिरे थे, तो सबसे पहली बात जो मैंने सोची थी वह यह थी कि यदि आप मर जाते, तो मैं मरना पसंद करता। यह पहली बार था जब हे झिरन ने मो जियुए को एक साथ इतना कुछ कहते हुए सुना था। वह अपने दिल में जानती थी कि मो जियुए खुद को अभिव्यक्त करने में अच्छा नहीं था, और अपने चरित्र के साथ वह सिर्फ एक महिला को खुश करने के लिए कपटपूर्ण शब्द नहीं कहेंगे। यह कहना होगा कि वह झिरन इस समय थोड़ा प्रभावित हुआ था।
उसने शुरू में सोचा था कि एक प्राचीन व्यक्ति की ओर से उसके लिए इतना कुछ कहना पहले से ही काफी अच्छा था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह रुका और जारी रखा, हालांकि मैं अब अदालत के कैदी के रूप में निर्वासन में पड़ गया हूँ, आपको वो विशेषाधिकार प्राप्त दर्जा देने में असमर्थ हूँ जो वे सभी महिलाएं चाहती हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैं इस जीवन काल में केवल आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और आपको कभी कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। मो जियुए हाल ही में अपने दिल में संघर्ष कर रहे थे। उसने सोचा था कि वह हे झिरन को विलासिता का जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकता है, और उसने हे झिरन को मुक्त करने के बारे में भी सोचा था। लेकिन जब भी वह उसे छोड़ने के बारे में सोचता, तो एक दिल दहला देने वाला दर्द उसे लगातार याद दिलाता कि वह इस महिला के प्यार में पड़ गया था। उसके बिना वह खुश नहीं होगा। इसलिए आज मो जियुए ने अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर लिया। उसे उम्मीद थी कि हे झिरन के मन में भी उसके लिए भावनाएं विकसित हुई हैं और उसने स्वेच्छा से उसके साथ रहना चुना है। इस समय वह झिरन पहले से ही मो जियुए के इरादों के बारे में निश्चित था। खुद से सवाल करने के बाद उसने पुष्टि की कि उसे भी मो जियुए पसंद है। चूंकि उन दोनों में एक दूसरे के प्रति स्नेह था, इसलिए आरक्षित रहना उसके स्वभाव में नहीं था। एक बार बोला गया वादा वापस लेना मुश्किल होता है, इसलिए आपको अपना वादा निभाना चाहिए। भले ही मो जियुए आमतौर पर पकड़ने में धीमा था, वह इस समय हे झिरन का अर्थ समझ गया था। उत्साह से उसने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, रनरान, तुम मुझे स्वीकार करते हो, है ना? उन्होंने झिरन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे देखना होगा कि आप भविष्य में कैसा प्रदर्शन करते हैं। मो जियुए ने एक बच्चे की तरह खुश होकर हे झिरन को उठाया और जगह जगह घूम गया। रनरान, निश्चिंत रहें, मैं मो जियुए अपनी बात रखूंगा। मैं इस जीवन काल में केवल आपसे प्यार करूंगा। अचानक उठाए जाने और इधर उधर घुमाए जाने पर हे झिरन को थोड़ा चक्कर महसूस हुआ। हालांकि वह मो जियुए का अच्छा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। चूंकि वे राजधानी छोड़ रहे थे और वह शायद ही कभी इतना खुश था, वह झिरन उसे रोकने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। सौभाग्य से कुछ चक्कर लगाने के बाद मो जियुए रुक गया, लेकिन उसने उस हाथ को नहीं छोड़ा जिसने उसे गले लगाया था। दोनों एक दूसरे के सामने झुकते हुए, एक दूसरे के दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए अपनी जगह पर खड़े रहे। हालांकि हे झिरन के पास एक आधुनिक आत्मा थी, 2 जिंदगियां जीने के बाद यह पहली बार था जब उसे प्यार का अनुभव हुआ। उसे अब भी कुछ झिझक महसूस हो रही थी। कुछ देर तक एक दूसरे को पकड़े रहने के बाद उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उसे दूर धकेल दिया और लापरवाही से बहाना बनाते हुए कहा, मैं जाकर अपना फोन चेक करूंगी। अपनी प्यारी महिला को तेजी से भागते हुए देखकर मो जियुए ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और आसपास के दृश्यों का आनंद लेते हुए अपनी जगह पर बैठा रहा। वह झिरन मेडिकल रूम में पहुंची और अपना फोन निकाला और लापरवाही से ताओबाओ मॉल ब्राउज करने लगी। तभी उसने स्क्रीन के नीचे एक चमकता हुआ आइकन देखा। यह लिटिल कलेक्टर का था। बॉस, आप वास्तव में अद्भुत हैं। मुझे आपकी दुकान की सभी वस्तुएं बहुत पसंद हैं। यदि मैं वर्तमान में कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहा होता, तो मैं निश्चित रूप से आपके स्टोर से सब कुछ खरीद लेता। हे झिरन, मेरे पास यहाँ विभिन्न प्रकार की प्राचीन वस्तुएं हैं और आप मेरे पहले ग्राहक हैं, एक बड़े ग्राहक भी। अगर आपको भविष्य में किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बताएं। उसका विचार था कि भले ही उसके पास वह चीज ना हो जो लिटिल कलेक्टर चाहती थी, वह बाहर जाकर उसे पा सकती थी। आखिरकार वह प्राचीन काल में थी, तो क्या वह जो चाहती थी उसे प्राप्त करना कठिन होगा? शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि देर हो चुकी थी, लेकिन लिटिल कलेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने झिरन ने दुकान में शेष सैकड़ों वस्तुओं पर नजर डाली और निर्णय लिया कि दोबारा स्टॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने अपना फोन बंद किया और मो जियुए के साथ चली गई। मो जियुए का दिल अभी भी अचानक हुई निष्क्रिय स्वीकारोक्ति से धड़क रहा था, जिससे वह थोड़ा अभिभूत और अनिश्चित महसूस कर रहा था कि आगे क्या करना है। वह झिरन भी अभी भी खेत की जगह और मो जियुए के कबूलनामे के उत्साह में फंसा हुआ था। हालांकि इस समय वह शर्म से उबर गई थी और उसने कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की और अपनी पीठ मो जियुए की ओर कर रखी थी। शुरुआती घंटे को ध्यान में रखते हुए मो जियुए ने तंबू में लेटे रहने का फैसला किया और एक हाथ से अपना सिर ऊपर उठाकर उसे देखा। फिर अस्थायी रूप से उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसने झिरन को उसका स्पर्श महसूस किया और उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। तुरंत बिजली के झटके की तरह उसके पूरे शरीर में झुनझुनी सनसनी फैल गई। हालांकि वह बच नहीं पाई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मो जियुए ने सावधानी से अधिक ताकत लगाई और उसे अपने आलिंगन में खींच लिया। टी झिरन फिर भी चकमा नहीं दी।
वैसे भी वह पहले ही यहाँ मो जियुए की पूजा कर चुकी थी और वे वैध पति पत्नी थे। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ एक दूसरे से अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। यदि इस समय कुछ होता तो उचित होता। वह आसानी से मो जियुए की बाहों में समा गई। मो जियुए बहुत खुश हुआ और उसकी बाहें उसे पकड़कर फिर से कस गईं। उसने उसकी पीठ हल्के से थपथपाए। अभी भी जल्दी है, चलो कुछ देर और आराम करते हैं। मुझे तुम्हारे लिए एक परफेक्ट ब्राइडल चैम्बर कैंडल नाइट बनानी है, इसलिए मैं निश्चित रूप से तब तक इंतजार करूंगा। इस बिंदु पर झिरन को राहत मिली। अंतरिक्ष के आश्चर्य के कारण वह झिरन पूरी रात मुश्किल से सोई थी और वह अब वास्तव में थोड़ी नींद में थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आलिंगन को महसूस किया, जिससे उसे बहुत आराम महसूस हुआ और जल्द ही सो गई। हालांकि वह केवल आधे घंटे ही सोई थी, लेकिन इस बार उसके जागने का तरीका भी पहले से अलग था। वह अभी भी मो जियुए की बाहों में लेटी हुई थी। मो जियुए की आवाज थोड़ी कर्कश लग रही थी, जाग कुआं। उसने झिरन ने जवाब दिया और उठने ही वाला था। अप्रत्याशित रूप से मो जियुए ने अचानक उसे कसकर गले लगाया और धीरे से उसके माथे को चूमा। वह झिरन थोड़ा शर्मिंदा हुई और उसे हल्के से धक्का दिया और कुछ कहने ही वाली थी कि उसे बाहर आठवीं भाभी की आवाज सुनाई दी। नौवीं भाभी, आपकी दवा सचमुच असरदार है। मेरे आठवें भाई जब आज सुबह उठे तो उन्हें बहुत अधिक लचीला महसूस हुआ। कदमों की आहट सुनकर ऐसा लगा कि झिरन ने कुछ गलत किया है और जल्दी से मो जियुए की बाहों से बाहर निकल गया। उसने लापरवाही से थोड़ा सा सफाई की, तंबू का पर्दा उठाया। दरअसल बात सिर्फ इतनी थी कि उसे लग रहा था कि उसने कुछ शर्मनाक काम किया है और उसे देखे जाने का डर था। आठवीं भाभी नियमों से बहुत परिचित थी और तंबू से लगभग 5 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। थे झिरन को बाहर आते देख आठवीं भाभी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी रही। नौवीं भाभी, आठवीं भाभी को नहीं पता कि आपको पर्याप्त धन्यवाद कैसे दिया जाए। वह झिरन मुस्कुराए, आठवीं भाभी, हम सब परिवार हैं, इसलिए एक दूसरे को धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। थे झिरन को अपनी ओर आते देख आठवीं भाभी कुछ कदम आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। चूंकि नौवीं भाभी ने ऐसा कहा है, इसलिए आठवीं भाभी आपके प्रति विनम्र नहीं रहेगी। उनकी बातें होते होते बाकी भाभियां भी नाश्ता बनाकर खाने के लिए बुलाने आ गईं। मो जियुए ने तंबू और अन्य सामान को साफ करने की पहल की और उनके साथ नाश्ता करने गए। अपनी चॉपस्टिक नीचे रखने के तुरंत बाद पेंग वांग वहां आया। उन्होंने पहले मो चौहान की शारीरिक स्थिति के बारे में पूछा, फिर उनकी खच्चर गाड़ी को कुछ अजीब तरीके से देखा। भाई मो, भाभी, अगले 2 दिनों में हमें साल्ट लेक सेक्शन से गुजरना होगा। साल्ट लेक पर कोई पुल नहीं है। नदी पार करने के लिए आप केवल नाव का ही सहारा ले सकते हैं। मुझे डर है कि आपकी खच्चर गाड़ी नहीं रखी जा सकेगी। आखिरकार इसे पैसे से खरीदा गया था। इसे फेंकना अफसोस की बात होगी। आज जब आप शहर से गुजरें तो इसे स्वयं निपटाने के लिए पशुधन विभाग में जाएं। यदि यह कल रात से पहले होता तो पेंग वान के प्रस्ताव के अनुसार हे झिरन निश्चित रूप से खच्चर गाड़ी का निपटान कर देता। हालांकि अब उसके पास खेत में इतनी बड़ी जगह है कि वह खच्चर गाड़ी को सीधे रख सकती है। आखिरकार यह रहस्य केवल उसे और मो जियुए को ही पता है, इसलिए वह पेंग वांग की बातों से तुरंत सहमत हो गई। बड़े भाई पेंग, चिंता मत करो, हम आज खच्चर गाड़ी का निपटान कर देंगे। पेंग वांग उन्हें यह याद दिलाने के लिए ही आए थे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। उन्हें खच्चर गाड़ी से निपटने का मौका देने के लिए मुख्य बल ने आज आधा समय अधिक समय तक गाड़ी चलाई और सीधे शहर में विश्राम किया। अगली सुबह हे झिरन और मो जियुए ने खच्चर गाड़ी निकाली। सतह पर यह खच्चर गाड़ी का निपटान करने के लिए था, लेकिन वास्तव में यह इसे अंतरिक्ष में डालने के लिए था। उन्होंने झिरन ने ताओबाओ ट्रेजर मॉल में मो चौहान के लिए कुछ पुनः पूर्ति उत्पाद खरीदने का अवसर लिया, साथ ही अपने परिवार के खाने के लिए कुछ मौसमी फल भी खरीदे। जब दोनों सराय में लौटे तो पेंग वांग और अन्य लोग साल्ट लेक के लिए रवाना होने के लिए तैयार थे। पेंग वांग की योजना के अनुसार मुख्य बल रात तक साल्ट लेक के पास शहर में पहुंच सकता है। ये जगह बाकी जगहों से काफी अलग है। साल्ट लेक का जल क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो 3 प्रांतों को कवर करता है, और यह दाशुन राजवंश में सबसे समृद्ध जल परिवहन धमनी भी है। जैसा कि नाम से पता चलता है, साल्ट लेक दाशुन राजवंश में खाद्य नमक का एक प्रमुख उत्पादक भी था। इसलिए यहाँ आने जाने वाले व्यापारियों की संख्या काफी रहती है। यहाँ इतनी समृद्धि है कि मैंने सोचा कि पेंग वांग उन्हें एक सराय में रहने के लिए ले जाएगा। अप्रत्याशित रूप से पेंग वांग वास्तव में उन्हें एक छोटे से बगीचे में ले गया। अधिकारी स्पष्ट रूप से इसके अभ्यस्त थे और उन्होंने आराम करने के लिए जगह ढूंढने के लिए सभी का स्वागत किया।
वह झिरन इससे बहुत हैरान थी, इसलिए उसने उस अधिकारी से पूछा जो उसके सबसे करीब था। सर, मैंने रास्ते में बहुत सारी सराय देखी, तो यहाँ क्यों रुके? अधिकारी ने आह भरी। आप नहीं जानते क्योंकि आप पहली बार यहाँ आए हैं। साल्ट लेक समृद्ध है। यहाँ सराय हर दिन भरे रहते हैं, इसलिए कीमतें बहुत अधिक हैं। अन्य स्थानों पर रात भर रहने के लिए जिस कमरे की कीमत 100 वेन है, उसकी कीमत यहाँ कम से कम 2 टन चांदी है। इस पर हे झिरन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह उसके पिछले जीवन में बड़े शहरों और छोटे शहरों के बीच के अंतर जैसा ही था। कीमतें भी अलग अलग थी। हालांकि उसके यहाँ चांदी बहुत थी, फिर भी यहाँ दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने पेंग वांग की व्यवस्था को तुरंत स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा कि अधिकारी इसे समझाने में व्यस्त होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अन्य चीजों के बारे में बात करने लगा। पिछली बार जब हम आए थे तो हमने लोगों को यह कहते सुना था कि यहाँ की अधिकांश सराय और रेस्तरां तांग नामक व्यापारी के हाथों में थे। बाद में मुझे नहीं पता कि तांग परिवार ने किस पात्र को नाराज किया, जिसे उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। रातों रात उनके सराय और रेस्तरां बदल गए और तांग परिवार का मुखिया भी इस वजह से बीमार पड़ गया और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। नए मालिक द्वारा टैंक का व्यवसाय संभालने के बाद उसने धीरे धीरे यहाँ के सभी रेस्तरां और सराय पर एकाधिकार कर लिया और कीमतें बढ़ रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान स्थिति यह हो गई है कि आम लोग एक सराय में रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। अधिकारी के वृतांत के संबंध में हे झिरन ने इसे केवल एक कहानी के रूप में सुना। आखिर ये दूसरे लोगों के मामले थे। जैसे ही हर कोई रात का खाना खा रहा था और आराम करने की तैयारी कर रहा था, जंगल में मदद के लिए हल्की सी चीख सुनाई दी। मो जियुए सतर्क रहने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि मो चौहान का शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर था, फिर भी वह बिल्कुल भी ढीला नहीं हुआ। दोनों भाइयों ने उस दिशा का सामना किया जहां से आवाज आई थी और पहले से ही रक्षात्मक मुद्रा ले ली थी। लियांग हाओ और अन्य भी अंधेरे में छिप गए, दोनों आकाओं के सिर्फ एक आदेश से कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। वह झिरन भी तेजी से दोनों के पास चला गया और दूर की हलचल को ध्यान से सुनने लगा। जल्द ही कदमों की गंदी आवाज के साथ मदद की पुकार और भी करीब आ गई। चांदनी में आप कुछ परछाइयां सामने चमकती हुई देख सकते थे। सबसे आगे दौड़ने वाले व्यक्ति में स्पष्ट रूप से ताकत की कमी थी, वह लड़खड़ा रहा था। उसके पीछे के लोगों ने अपने हाथों में एक बड़ा चाकू पकड़ रखा था और जोर से चिल्लाया, तांग मिंगरुई, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तांग परिवार के व्यापारिक रहस्यों को आज्ञाकारी रूप से सौंप दो, अन्यथा आज से 1 वर्ष बाद तुम्हारा स्मृति दिवस होगा। नमक गिरोह के लुटेरों, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं राज तुम्हें नहीं सौंपूंगा। जब उन्होंने तांग मिंगरुई का नाम सुना तो हे झिरन और मो जियुए ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। यह नाम उनके लिए अपरिचित नहीं था। कुछ समय पहले नांग क्यूई ने मो जियुए की हत्या क्यों की, इसका असली कारण जानने के लिए उन्होंने इस अवधि के इतिहास को ध्यान से पढ़ा था। उन्हें इतिहास के कुछ प्रसिद्ध लोगों की गहरी याद थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि फीनान ने दाजिंग राजवंश की स्थापना के बाद तांग मिंगरुई नाम के व्यापारी ने उन्हें देश के निर्माण में सबसे बड़ी वित्तीय सहायता दी। इसके अलावा फीनान्यू ने तांग मिंगरुई पर अत्यधिक भरोसा किया। सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद उन्होंने तांग परिवार को डेक्सिंग देश में एकमात्र शाही व्यापारी का दर्जा दिया। परिणामस्वरूप फीनान्यू के शासनकाल के दौरान तांग परिवार का व्यवसाय और भी अधिक फल फूल गया और एक देश जितना समृद्ध अस्तित्व बन गया। निस्संदेह यह टैंग परिवार के वर्तमान मुखिया के व्यावसायिक कौशल के बिना नहीं था। इसके अलावा ऐतिहासिक पुस्तकों में यह भी उल्लेख किया गया है कि तांग मिंगरुई के पूर्वजों ने पीढ़ियों से व्यवसाय चलाया था। बाद में साल्ट गैंग की साजिश के कारण उन्हें लगभग पारिवारिक बर्बादी और अपने सदस्यों की मृत्यु का सामना करना पड़ा। तांग परिवार को फिर से पुनर्जीवित करने में सक्षम होने के लिए 17 वर्षीय तांग मिंगरुई अपनी मां और 2 छोटे भाइयों को ले गया और परिवार में बची हुई थोड़ी बचत का उपयोग करके अपने गृहनगर से भाग गया। बाद में कई वर्षों की कड़ी मेहनत और प्रयास के माध्यम से उन्होंने फिर से कोई छोटा आकार का व्यवसाय खड़ा नहीं किया। साथ ही उन्होंने गुप्त रूप से साल्ट गैंग के बारे में विस्तृत जानकारी भी एकत्र की। नांग क्यूई के सिंहासन पर बैठने के बाद फीनान्यू ने नमक गिरोह पर नकेल कसने के लिए लोगों को लाया। तांग मिंगरुई ने वर्षों से एकत्र की गई जानकारी को दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया और इसके कारण वो फीनान्यू से परिचित हो गया। उसी समय हे झिरन और मो जियुए ने भी तुरंत उस तांग परिवार के बारे में सोचा जिसके बारे में अधिकारी ने अभी बात की थी। यह बहुत संभव है कि अधिकारी द्वारा उल्लिखित तांग परिवार तांग मिंगरुई का मूल वंश था। इस समय वह झिरन जो सोच रहा था, वह पहले यह नहीं सोच रहा था कि तांग मिंगरुई का फीनान्यू के साथ कोई संबंध था या नहीं।
उत्तर पश्चिम में पहुंचने के बाद अपने परिवार को बेहतर जीवन जीने देने के लिए उसे निश्चित रूप से राष्ट्रीय खजाने से चांदी का उपयोग करके उसे छुपाने के लिए सतह पर कुछ लाभदायक व्यवसाय चलाने होंगे। हालांकि दाशुन राजवंश का नियम था कि निर्वासित लोग जिनके पास सम्राट से विशेष क्षमा आदेश नहीं था, उन्हें अपने शेष जीवन के लिए निर्वासन में रहना होगा और शहर की दीवारों को आधे कदम के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे। इस प्रकार सहयोग करने के लिए एक चतुर व्यवसायी को ढूंढना सबसे अच्छा तरीका था। इस प्रकार सोचते हुए हे झिरन को लगा कि उसके व्यवसाय में सहयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त भागीदार तांग मिंगरुई है। पति, यह व्यक्ति तो काफी दयनीय दिखता है। मो जियुए ने स्वाभाविक रूप से उसका अर्थ समझा। मैं जाकर देखूंगा। मो चौहान ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने केवल यह सोचा कि उसकी 9वीं बहन की स्त्री करुणा जागृत हो गई है। इस प्रकार उसने भी मो जियुए का अनुसरण करने का इरादा किया। हालांकि मो जियुए ने उसे रोक दिया। 8वें भाई, तुम्हारी तबीयत खराब है। यह छोटी सी बात मुझ पर छोड़ दो। यह देखते हुए कि केवल कुछ लोग कृपाणों के साथ पीछा कर रहे थे, मो चौहान ने खुद को मजबूर करना जारी नहीं रखा क्योंकि मो जियुए इसे पूरी तरह से संभाल सकते थे। चूंकि मो जियुए ने कार्रवाई करने का फैसला किया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कोई जीवित मुंह नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा साल्ट गैंग के लोगों के प्रति उनके मन में कभी भी कोई अच्छी धारणा नहीं थी। वह आगे बढ़ सकता है और सीधे उनके कुत्तों की जान ले सकता है। वह छाया में छिप गया और साल्ट गैंग के कई आदमियों पर छोटे आस्तीन वाले तीर चला दिए। कुछ झकझोरने वाली आवाजों के साथ साल्ट गैंग के सभी लोगों के माथे में एक तीर लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। पीछा करने वालों की मौत देखकर तांग मिंगरुई को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उसे बचा लिया गया है। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, वह मो जियुए की दिशा में चलना जारी रखा। मैं तांग मिंगरुई हूं। मेरी जान बचाने के लिए सर को बहुत धन्यवाद। व्यक्ति को जानबूझकर बचाने के बाद मो जियुए स्वाभाविक रूप से छिपना जारी नहीं रखेंगे। आसपास का निरीक्षण करने और कोई खतरा न देखने के बाद वह छाया से बाहर निकल गया। उसी समय वह झिरन भी दौड़ पड़ा। एक पुरुष और एक महिला का सामना करते हुए तांग मिंगरुई को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्होंने ही उसे बचाया था। उसने फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सर। मो जियुए ने उसे थोड़ा ऊपर उठने में मदद की। मैं सड़क पर हो रहे अन्याय को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यंग मास्टर को इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बचाए जाने के बाद तांग मिंगरुई ने सबसे पहले जो सोचा वह यह था कि कुछ कृतज्ञता कैसे व्यक्त की जाए। उसका हाथ आदतन अपनी जेब में गया, लेकिन पाया कि वह पूरी तरह से खाली है। जाहिर तौर पर वो कुछ हद तक शर्मिंदा था। मैं मूल रूप से आपको मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए कुछ चांदी के सिक्के देना चाहता था, लेकिन मेरा परिवार हाल ही में कुछ कांटेदार मुद्दों में फंस गया है। मो जियुए ने सोचा कि चूंकि ऐतिहासिक किताबों में दर्ज है कि तांग मिंगरुई की भविष्य की व्यावसायिक संभावनाएं असीमित थी, भले ही उन्होंने आज उसे बचाने के लिए कार्रवाई नहीं की, तांग मिंगरुई यहां नहीं मरेंगे। इसलिए उन्होंने शख्स को बचाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया। जब वह कहने ही वाले थे कि समारोह में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, हे झिरन ने पहले बोलने का मौका जब्त कर लिया। हम अपराधी हैं जिन्हें अदालत के आदेश के तहत पकड़ लिया गया और निर्वासित कर दिया गया। अब हम उत्तर पश्चिम में डू चेंग की ओर भाग रहे हैं। मेरे पति का नाम मो जियुए है। युवा मास्टर, यदि आप वास्तव में हमारी जीवन रक्षक कृपा के लिए आभारी हैं, तो भविष्य में जब आपके पास कुछ चांदी होगी, तो आप इसे हमारे लिए उत्तर पश्चिम में यू शहर भेज सकते हैं। हमारे भावी जीवन को वास्तव में कुछ चांदी की आवश्यकता होगी। उसने झिरन ने सोचा कि मो जियुए को तांग मिंगरुई को बचाने देने का उसका उद्देश्य उनकी भविष्य की व्यावसायिक साझेदारी के लिए था। अभी स्पष्ट रूप से मना करने और संभावित भविष्य के कनेक्शन को तोड़ने के बजाय सीधे उनके नाम और पते बताना अधिक सरल होगा, ताकि वह उनकी दयालुता का बदला चुकाते समय उन्हें सटीक रूप से ढूंढ सके। बेशक वह झिरन भी ऐसा करके जुआ खेल रहा था। आखिरकार कोई भी बंजर उत्तर पश्चिमी भूमि पर पैर रखने को तैयार नहीं था। क्या तांग मिंगरुई वास्तव में दयालुता का बदला चुकाएगा और भविष्य में उत्तर पश्चिम में चांदी भेजेगा, यह अज्ञात है। वह ऐसा सिर्फ अपने लिए एक अतिरिक्त रास्ता छोड़ने के लिए कर रही थी। यदि तांग मिंगरुई के पास वास्तव में उन्हें चुकाने का दिल था, तो उसे एक कनेक्शन के रूप में रखने से उसके भविष्य के व्यवसायों को लाभ होगा। मो जियुए का नाम सुनकर तांग मिंगरुई एक पल के लिए ठिठक गई। जाहिर है वह मो जियुए नाम से अपरिचित नहीं था। तांग मिंगरुई को नहीं पता था कि मो परिवार ने जब्त और निर्वासित होने की स्थिति तक क्यों मना कर दिया था। बचपन से ही वह अक्सर कहानीकारों को मो परिवार के लोगों के बहादुर, शत्रु संहारक कारनामों के बारे में बात करते हुए सुनते थे। अतः उनके मन में उनके प्रति अत्यंत गहरी छाप थी।
विशेष रूप से कुछ साल पहले मो परिवार के तीसरे युवा मास्टर ने डिक्री के तहत साल्ट गैंग के दुष्टों पर नकेल कसने के लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ के लोगों का नेतृत्व किया था। उन्हें मो परिवार के तीसरे युवा मास्टर द्वारा उस समय साल्ट गैंग के बॉस को कैदी गाड़ी में धकेलने का दृश्य अभी भी स्पष्ट रूप से याद है। इस बात की नमक झीलों के आसपास के आम लोगों द्वारा बहुत लंबे समय तक प्रशंसा की गई। विशेष रूप से मो परिवार के तीसरे युवा मास्टर के बारे में आम लोगों ने और भी असाधारण ढंग से कहानियां फैलाई। कौन जानता था कि कुछ ही वर्षों के बाद समय बदल गया था। मो परिवार के लोग युद्ध के मैदान में क्रमिक रूप से मारे गए और आज वे जब्त किए जाने और निर्वासित होने की हद तक गिर गए थे। उसने मान लिया था कि ये सब कहने के बाद तांग मिंगरुई को लगेगा कि वह बहुत यथार्थवादी है, सही तौर पर विनम्रता से मना कर देगी और फिर चली जाएगी। अप्रत्याशित रूप से उसकी बातें सुनने के बाद तांग मिंगरुई का रवैया और भी विनम्र हो गया। कल मेरा परिवार पहले ही नाव से नदी पार कर चुका था। इस समय वे दोबारा मिलने के लिए डू चेंग घाट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो स्थान उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाला एक आवश्यक मार्ग है। मुझे अभी तक यह तय नहीं करना है कि मैं अपने परिवार को कहां लाऊं, तो मैं सिर्फ सर और मैडम का अनुसरण क्यों न करूं। साथ ही मैं कुछ चांदी अर्जित करने के तरीकों के बारे में भी सोच सकता हूं। उसकी बातें सुनकर वह झीरन बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया और तुरंत सहमत हो गया। ऐसा लगता है कि वास्तव में यंग मास्टर 10 के साथ हमारा जुड़ाव है। चलो फिर साथ चलते हैं। सड़क पर एक दूसरे का ध्यान रखने वाले अधिक लोगों के साथ यह अधिक सुरक्षित होगा। तांग मिंगरुई ने चारों ओर देखा और जमीन पर पड़े कुछ साल्ट गैंग के लोगों की लाशों की ओर इशारा किया, फिर कहा, सर ने मुझे बचाने के लिए पहले ही अपनी जान ले ली थी। मुझे डर है कि लोग उन्हें कल सुबह खोज लेंगे। नमक गिरोह की संख्या बहुत अधिक है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहां परेशान नहीं करूंगा। मैं कल डू चेंग घाट पर आपका इंतजार करूंगा। वह झिरन और मो जियुए वास्तव में उन साल्ट गैंग के साथियों से नहीं डरते थे, लेकिन बिना वजह मुसीबत बुलाना किसी को पसंद नहीं था। इसलिए वे दोनों तांग मिंगरुई के निर्णय से सहमत थे। ठीक है, कल डू चेंग में मिलते हैं। मो जियुए के बोलने के बाद उसने हे झिरन का हाथ खींच लिया और मो चुहान के साथ फिर से इकट्ठा होने के लिए निकल गया। फिर वे एक साथ शिविर में लौट आए। उन्होंने सबसे पहले लियांग हाओ और अन्य लोगों की ओर इशारा किया जो बहुत दूर नहीं थे। बहुत जल्द लियांग हाओ पुरुषों को लेकर आए। मो जियुए को पता था कि इन 3 लोगों के पास कुछ चांदी थी और वह नहीं चाहता था कि वे उसकी तरह बाहर सोएं। तो उसने यूं ही एक बहाना ढूंढ लिया। आप लोग शहर में जा सकते हैं और नमक गिरोह के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हुए चारों ओर नजर डाल सकते हैं। हाँ, जवाब देने के बाद तीनों के आंकड़े गायब हो गए। तंबू में लौटकर मो जियुए ने हे झिरन को बताया कि वह साल्ट गैंग के बारे में क्या जानता है। 4 साल पहले नमक गिरोह के डाकू नमक की झीलों के आसपास बड़े पैमाने पर थे और उनका पैमाना बढ़ रहा था। जब सम्राट ने इस बारे में सुना तो उसने आदेश दिया कि तीसरा भाई नमक गिरोह को दबाने और खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों का नेतृत्व करेगा। 1 महीने से अधिक समय तक व्यापक जाल डालने के बाद थर्ड ब्रदर ने आखिरकार साल्ट गैंग की मांग ढूंढ ली और गिरोह के नेता और कुछ रीढ़वान बुजुर्गों को पकड़ लिया। इससे कुछ देर के लिए यहाँ शांति छा गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि थर्ड ब्रदर को साल्ट गैंग को खत्म करने का आदेश दिए जाने के कुछ ही वर्षों में साल्ट गैंग फिर से इस हद तक विकसित हो गया है। मो जियुए की कहानी सुनने के बाद झिरन ने पहली बात जो सोची वह यह थी कि अदालत द्वारा दबाए जाने के बाद इतने कम समय में साल्ट गैंग के फिर से उभरने के लिए पर्दे के पीछे से इस सब में हेरफेर करने वाला कोई होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि सतह पर साल्ट गैंग वित्तीय हितों वाले लोगों द्वारा बनाया गया एक स्वतःस्फूर्त संगठन प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में रहस्यमय व्यक्ति पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। यह बिंदु हे झिरन की आकस्मिक अटकलें नहीं थी। प्राचीन काल से लेकर आज तक किस राजवंश के नमक गिरोह के पास पर्दे के पीछे से समर्थन करने वाला कोई रहस्यमय व्यक्ति नहीं था। मो जियुए ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। यह असंभव नहीं है। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि पर्दे के पीछे साल्ट गैंग का असली चेहरा कौन था। अब जब साल्ट गैंग फिर से शक्तिशाली हो गया है, तो सम्राट शुनवू को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। मो जियुए बस इन चीजों के बारे में हे झिरन के साथ बेकार की बातें कर रहा था। वैसे भी वे कल सुबह इस परेशानी वाली जगह को छोड़ देंगे और साल्ट गैंग के भविष्य का उनसे कोई लेना देना नहीं है। मो जियुए ने आकाश की ओर देखा और याद दिलाया, देर हो रही है, हमें अभी भी कल यात्रा करनी है, तो चलो जल्दी आराम करें। वह झिरन सचमुच थोड़ा थका हुआ था। दोनों ने सफाई की और फिर सो गए। आधी रात में अचानक उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी।
मोजीवे और हे झिरन एक ही समय में जांच करने के लिए तंबू से बाहर आए। जंगल के बाहरी इलाके में आग की लपटें आसमान तक उठ रही थी। अरे अधिकारियों, क्या आपने कई लोगों को चाकुओं के साथ देखा है? जहां क्विंग ने अभी अभी शिफ्ट बदली थी और आराम करने चला गया था। इसी वक्त उनकी नींद खुली और उनका मूड थोड़ा खराब था। तुम कौन हो, यहाँ चिल्ला रहे हो? साल्ट गैंग के नेता ने अपने हाथ में चाबुक उठाया और झुंझलाकर झां क्विंग के सिर पर वार कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साल्ट गैंग क्षेत्र पर इतना घमंडी होने की? ऐसा लगता है जैसे तुम जीने से थक गए हो। यह देखकर कि झां क्विंग नुकसान में है, पेंग वांग जल्दी से वहां से चला गया। झगड़ो मत, चलो अच्छे से बात करते हैं, चलो अच्छे से बात करते हैं। जब पेंग वांग ने बात की तो उनमें स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास की कमी थी। एक कहावत है, स्थानीय सांप को मत दबाओ। साल्ट गैंग के क्षेत्र में उसने किसी अधिकारी के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। उसने सुना था कि साल्ट गैंग ने बिना पलक झपकाए लोगों को मार डाला और अवश्य ही उनका समर्थन करने वाला कोई व्यक्ति रहा होगा। उनके जैसा 8वीं रैंक का छोटा अधिकारी निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह भड़का सके। यह देखकर कि पेंग वांग धीरे से बोल रहा था, साल्ट गैंग बॉस ने फुसफुसाया और अपना चाबुक दूर रख दिया। थम्फ, अपने आप को जागरूक समझो। मैं आज तुमसे हिसाब नहीं चुकाऊंगा। साल्ट गैंग के मालिक ने अपने आदमियों को मशालों के साथ शिविर की तलाशी लेने का आदेश दिया। जब उन्हें वे लोग नहीं मिले जिनकी वे तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें जाने का आदेश दिया। साल्ट गैंग के लोगों को दूर जाते देख पेंग वांग ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने झां क्विंग को डांटने के लिए अपना सिर घुमाया, वास्तव में वह मोजीवे की ओर इशारा कर रहा था। मैंने तुमसे अनगिनत बार कहा है कि बाहर जाते समय परेशानी मत फैलाओ, तुम्हें कभी याद क्यों नहीं आता? झां क्विंग ने आशंकित होकर अपना सिर खुजलाया। बॉस, मैं गलत था। पेंग वांग ने उसके सिर के पीछे थपथपाया। यदि आप जानते हैं कि आप गलत हैं तो आपको बदल जाना चाहिए। मैं जरूर बदलूंगा। मामला शांत होता देख सभी लोग टेंट में आराम करने के लिए लौट आए। इस परेशानी वाली जगह को जल्दी छोड़ने के लिए जैसे ही सुबह हुई, अधिकारियों ने सभी से उठने और सड़क पर चलते रहने का आग्रह किया, यहां तक नाश्ते का समय भी छोड़ दिया। अपना पैक किया हुआ सामान लेकर वे घाट पर आए, लेकिन बताया गया कि अगले कुछ दिनों में एक वरिष्ठ अधिकारी के दौरे के कारण घाट आज बंद है। इस बिंदु पर भले ही पेंग वांग जाना चाहें, लेकिन वह नहीं जा सके। उसके पास दांत पीसने और लोगों को वापस ले जाने, एक दिन यहां आराम करने और फिर कल सुबह जल्दी प्रस्थान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय मोजीवे और हे झिरन दोनों अनुमान लगा रहे थे कि घाट मास्टर द्वारा उल्लिखित वरिष्ठ अधिकारी कौन हो सकता है। हालांकि इस सवाल का जवाब देना उनके लिए वाकई मुश्किल था। जिन्हें वरिष्ठ अधिकारी कहा जा सकता था, उनकी संख्या भी कम नहीं थी। राजधानी में कई उच्च रैंकिंग अधिकारियों को इस तरह संबोधित किया जा सकता है। चूंकि वे उत्तर नहीं समझ सके, इसलिए दोनों ने चुपचाप मस्तिष्क कोशिकाओं को बर्बाद न करने का निर्णय लिया। जिज्ञासावश उन्होंने रात होने पर आसपास खोजबीन करने का निर्णय लिया। सड़क पर जल्दबाजी न करने के दुर्लभ अवसर के साथ हे झिरन ने एक दिन के लिए आराम करने की योजना बनाई। वह अपनी ऊर्जा भी बढ़ाएगा क्योंकि रात में कार्रवाई होने की संभावना होगी। वे इस जगह को छोड़ने में असफल रहे थे और तांग मिंगरुई भी। इस समय वह पुराने टैंक घर के तहखाने में छिपा हुआ था और कुछ रूज और सौंदर्य प्रसाधन ढूंढ रहा था जिन्हें परिवार की महिलाओं के पास लेने का समय नहीं था। साथ ही साथ महिलाओं के कपड़ों के कुछ टुकड़े भी मिले। उन्होंने सजने संवरने में काफी समय बिताया। एक महिला के बालों का जूड़ा बनाने और महिलाओं के कपड़े पहनने के बाद खुद को निर्दोष महसूस करते हुए वह अंततः तहखाने से बाहर चला गया। सबसे पहले उसने यही सोचा कि उसका हितैषी आज यहां से नहीं जा सकेगा। अगर साल्ट गैंग को कुछ भी संदिग्ध मिला तो यह खतरनाक होगा। इसलिए उसने उन्हें चेतावनी देने के लिए वहां जाने का फैसला किया। परिणामस्वरूप जब वो शिविर में पहुंचा तो हे झिरन और मोजीवे तंबू में आराम कर रहे थे और तांग मिंगरुई ने उन्हें नहीं देखा। हालांकि यह देखकर कि लोगों का यह समूह अभी भी काफी शांत दिख रहा था, तांग मिंगरुई को पता था कि उसका उपकारक खतरे में नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने राहत महसूस की और चला गया। हे झिरन और मोजीवे ने बाहर दावा किया कि वे झपकी ले रहे थे ताकि कोई उन्हें परेशान न करे। दोनों ने एक साथ अंतरिक्ष में प्रवेश किया और एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव करते हुए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। यह कहना होगा कि यह फार्म स्थान सचमुच जादुई था। लगाए गए अनाज और सब्जियां काफी लंबी हो गई थी। पहाड़ पर फलों के पेड़ भी बहुत ऊंचे हो गए थे, जिससे दूर से एक विशाल हरा दृश्य दिखाई दे रहा था।
घास के मैदानों पर मवेशी और भेड़ें इत्मीनान से चर रही थी, और यहाँ तक कि गधे जो अभी अभी लाए गए थे, जल्दी ही यहाँ के जीवन के लिए अनुकूलित हो गए, खुले स्थानों में आलस्य से इधर उधर घूम रहे थे। ऐसा दृश्य है झिरन और मोह जीवे के लिए स्वर्ग जैसा था। अंतरिक्ष में एक आरामदायक दिन बिताने के बाद वे अंततः देर रात तक जागते रहे। वह झिरन और मोह जीवे ने अलग अलग अपने रात के कपड़े पहने और तंबू से बाहर चले गए। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के मोह जीवे ने क्विंगो का उपयोग करते हुए बेतरतीब ढंग से घूमने के लिए हे झिरन को कमर से पकड़ लिया। काफी देर बाद उनकी नजर झील की सतह पर चमकती रोशनी वाली पेंट वाली नाव पर पड़ी। दूर से रंगी हुई नाव पर गाने और नाचने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। चित्रित नाव धीरे धीरे झील पर यात्रा कर रही थी, अनुमानतः किनारे से कम 1000 मीटर की दूरी पर थी। यह निर्धारित करने के लिए कि वे जिन वयस्कों के बारे में जानने को उत्सुक थे, वे जहाज पर थे या नहीं, हे झिरन ने निर्णायक रूप से एक रात्रि दृष्टि दूरबीन खरीदी। यह कहना होगा कि रात्रि दृष्टि दूरबीन जैसे तकनीकी उत्पाद वास्तव में अत्यधिक प्रभावशाली थे। वह झिरन ने बस कुछ देर के लिए इधर उधर देखा और उसकी नजर चित्रित नाव की दूसरी मंजिल पर केंद्रीय स्थान पर रुकी, जहां 2 आदमी बैठे थे। उनमें से एक लगभग 30 के आसपास का लग रहा था। उसकी त्वचा गोरी थी, भौहें ऊपर की ओर थी और पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा मतलबी है। उसके शानदार कपड़ों को देखते हुए यह व्यक्ति संभवतः महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसका उल्लेख डॉक फोरमैन ने किया था। इस शख्स ने एक कम कपड़े पहने एक महिला को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और उसकी आंखें अभी भी उन नाचने वाली नौकरानियों को घूर रही थी। जबकि दूसरी तरफ बैठे आदमी की बड़ी हुई दाढ़ी थी, उसका शरीर पतला था और उसके बाल उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढकने के लिए जानबूझकर दोनों तरफ लपेटे हुए लग रहे थे। दूरबीन के तहत वह झिरन मूल रूप से इस व्यक्ति की शक्ल बिल्कुल भी नहीं देख सका। ये दोनों हे झिरन के लिए बहुत अपरिचित थे। मो जियुए ने उसके हाथ में मौजूद चीज को देखा और पूछा, यह क्या है? उसने झिरन ने सीधे दूरबीन उसे सौंप दी। इसे यही लक्ष्य करो, इसे स्वयं आजमाओ। उसने महसूस किया कि वास्तविक अभ्यास उसके समझाने से अधिक सुविधाजनक था और इससे मो जियुए को यह भी देखने को मिलेगा कि क्या वह उन 2 लोगों से परिचित है। उन्होंने झिरन ने मो जियुए को करीब से देखा और देखा कि उनकी मूल रूप से आराम वाली भौहें तुरंत एक क्रीज में बदल गईं। मो जियुए की अभिव्यक्ति से यह देखना मुश्किल नहीं था कि वह उन 2 व्यक्तियों को पहचानता होगा, या कम से कम उनमें से एक को पहचानता होगा। उसने उत्सुकता से पूछा, वे कौन है? मो जियुए ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, लेकिन दूरबीन को पुनः प्राप्त करने से पहले कुछ देर तक देखना जारी रखा। यह नान हेंग है। नान हेंग? उसने झिरन से पूछना जारी रखा, क्या आप दूसरे को पहचानते हैं? मो जियुए ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आंकड़ा देखकर यह परिचित लग रहा है, लेकिन मैं अभी इसकी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसने झिरन ने चारों ओर सर्वेक्षण किया और धीरे से कहा, हम पेंट की हुई नाव की जांच क्यों नहीं करते? भले ही उसने यह नहीं कहा, मो जियुए का भी यही इरादा था। इस बात का जिक्र नहीं है कि क्या नान हेंग साल्ट गैंग से संबंधित था, सिर्फ इस बात के आधार पर कि उसने खुद की हत्या करने के लिए इतने सारे हत्यारों को भेजा था। मो जियुए ने उसे आसानी से छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। और दाढ़ी वाले आदमी ने, हालांकि उसने अपनी शक्ल साफ तौर पर नहीं देखी थी, किसी अज्ञात कारण से उसे अपने दिल में एक परिचितता का एहसास हुआ। चाहे कुछ भी हो, उसे जोखिम उठाना होगा और पता लगाना होगा कि आज उस चित्रित नाव पर क्या हो रहा है। पेंटेड नाव के चारों ओर नान हेंग के गार्ड हैं। मैं चीजों की जांच करने के लिए अकेले तैरूंगा, आप बस यहां मेरा इंतजार कर सकते हैं। वह झिरन जानता था कि मो जियुए उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, हालांकि यहां सुरक्षित रूप से इंतजार करना उसकी शैली में बिल्कुल भी नहीं था। आप मुझे अपने साथ ले जाएं, हम ताओबाओ पर एक रबर की नाव खरीदेंगे और वहां नाव चलाएंगे, फिर मौका मिलते ही हम कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर वे लोग हमें वहां मेरे साथ पाते हैं, तो भी मैं आपको अस्थायी रूप से छिपने के लिए अंतरिक्ष में ला सकता हूं। इसके अलावा, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, मैं आपात स्थिति से निपटने के लिए किसी भी समय कुछ अच्छी चीजें यहां से निकाल सकता हूं। इस अवधि में समझ के माध्यम से मो जियुए ने उसके स्वभाव को भी जान लिया। वह जो कुछ भी करना चाहती थी, वह उसे रोक नहीं सकता था। तुम्हें मेरा करीब से अनुसरण करना होगा और मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। चिंता मत करो। जैसे ही दोनों ने बात की, वे पहले ही झील के किनारे पहुंच चुके थे। उसने झिरन ने फिर से आसपास की हलचल की सावधानीपूर्वक जांच की और यह महसूस करते हुए कि कोई असामान्यता नहीं है, उसकी चेतना तेजी से अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई और उसने एक फुलाने योग्य रबर की डोंगी खरीद ली। साल्ट लेक में लोगों की नजर डोंगी पर न पड़े, इसके लिए उसने विशेष रूप से गहरे रात के काले रंग का चयन किया।
उसने झिरन ने तुरंत एक एयर पंप से डोंगी को फुलाया और फिर उसे झील में डाल दिया। मो जियुए ने उसका हाथ पकड़ा और उस पर सवार हो गए। घास में सांप को न डराने के लिए दोनों ने ज्यादा जोर से नाव चलाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं छींटे न पड़ जाएं जिससे वे बेनकाब हो जाएं। जब चित्रित नाव की दूरी लगभग 100 मीटर थी तो मो जियुए ने जांच करने के लिए फिर से दूरबीन उठाई। फिर उसने दूरबीन हे झिरन को सौंप दी। हे झिरन ने नजर डालने के बाद फुसफुसाया, क्या आप निकटतम कुछ गार्डों को गोली मारकर हत्या करने जा रहे हैं और यहां से इस जहाज पर चढ़ेंगे? मो जियुए ने सिर हिलाया। स्टर्न पर जहां हम देख सकते हैं वहां कुल 6 लोग पहरा दे रहे हैं, जो अन्य पदों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, मैं बाईं ओर के तीनों को ले लूंगा। जैसे ही हे झिरन ने बात की उसने उसी समय मो जियुए की तरह मौन समझ में अपना हाथ उठाया। जैसे ही डोंगी धीरे धीरे चित्रित नाव के पास पहुंची, मिनी क्रॉसबो तीरों ने पहले ही 2 गार्डों की भौहों के केंद्र को निशाना बना लिया था। कहना होगा दोनों के बीच सहयोग बेहद मौन था, हर तीर अपने निशाने पर लगता था। बस एक पल में कुछ तीर छोड़े जाने के बाद 6 गार्ड, जिन्हें नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, जमीन पर गिर गए। बिना किसी संदेह के मो जियुए ने हे झिरन को कमर से गले लगाया और किंगो का उपयोग करके सीधे डेक पर छलांग लगा दी, जबकि उसी समय हे झिरान ने भी डोंगी को दूर अंतरिक्ष में रख दिया। डेक पर 6 गार्डों की आवाज पूरी तरह से खत्म हो गई थी। आगे देखा तो गश्ती ड्यूटी पर गार्ड भी थे और इतना ही नहीं, ऑन ड्यूटी गार्डों का एक समूह अभी अभी यहां से गुजरा था। झिरन ने फुसफुसाते हुए सुझाव दिया, सुविधा के लिए चलो गार्ड के कपड़े बदल लें। मो जियुए ने सिर हिलाया, पहले थोड़े छोटे गार्ड के कपड़े उतारे और उन्हें हे झिरन के पास फेंक दिया, फिर अपने कद के समान एक गार्ड की वर्दी पाई और उन्हें पहन लिया। जैसे ही दोनों ने सफाई की, गश्त कर रहे गार्डों की एक टीम सीधे उनके चेहरे की ओर आई। पहरेदारों ने देखा कि यहाँ केवल 2 ही लोग हैं और उन्होंने पूछा, तुम्हारे अन्य आदमी कहाँ हैं? मो जियुए ने शांति से उत्तर दिया, उन्होंने कुछ खराब खा लिया और सभी का पेट खराब हो गया, इसलिए वे शौचालय गए। गार्डों को ज्यादा संदेह नहीं हुआ और गश्त जारी रखने के लिए वे नियमित रूप से उनके पास से गुजरते रहे। उन गार्डों को दूर जाते देख मो जियुए और हे झिरन एक के बाद एक सीढ़ियों से ऊपर चले गए जो पेंट की हुई नाव की दूसरी मंजिल की ओर जाती थी। इसकी तुलना में दूसरी मंजिल अधिक जीवंत थी, जहां न केवल गार्ड ड्यूटी पर थे, बल्कि साधारण नागरिक कपड़े पहने कई लोग भी छोटी छोटी मेजों पर बैठकर शराब पी रहे थे और पासा खेल रहे थे। मो जियुए ने निर्णय दिया कि साधारण नागरिक कपड़े पहने ये सभी लोग साल्ट गैंग के सदस्य होने चाहिए। तो जाहिर है, भले ही नानहेंग साल्ट गैंग के पीछे का असली व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह उनके साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा उन साल्ट गैंग के सदस्यों के व्यवहार को देखते हुए नानहेंग उनसे बहुत परिचित थे। मो जियुए ने कुछ देर तक देखा, फिर सीधे हे झिरन को ले लिया और चित्रित नाव के शीर्ष पर छलांग लगा दी। उसने नानहेंग के करीब एक स्थान पाया और नीचे देखने के लिए छत में एक छोटा सा छेद किया। तभी उन्होंने एक छोटी सी नाव को पेंट की हुई नाव से कुछ ही दूरी पर बहते हुए देखा। चांद की रोशनी में उन्होंने किसी को अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर धनुष पर खड़े हुए देखा। आकृति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक महिला है। जल्द ही गार्ड रिपोर्ट करने आए। प्रिंस हेंग को रिपोर्ट करते हुए इंपीरियल ट्यूटर आ गया है। नान हेंग ने महिला को अपनी बाहों से दूर धकेल दिया और अपने कपड़ों की सिलवटें साफ करने के लिए उठ गया। इस राजकुमार को व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करने के लिए ले जाओ। नान हेंग केबिन के बाहर की ओर चला गया, जबकि दाढ़ी वाला आदमी अभी भी सीधा बैठा था, एक बार भी अपना सिर हिलाए बिना। यह कुछ वैसा ही था जब मो चौहान कठपुतली गू के जादू के अधीन था, फिर भी अलग था। जब मो चौहान कठपुतली गू के अधीन था, हालांकि उसे कोई चेतना नहीं थी, फिर भी वह हिल सकता था। उनके सामने का आदमी अब न केवल चेतनाशून्य लग रहा था, बल्कि उसका शरीर भी अकड़ गया हुआ लग रहा था। अभी के लिए वे केवल दाढ़ी वाले आदमी को नजरअंदाज कर सकते थे और नान हेंग की हरकतों को देख सकते थे। छोटी नाव शीघ्र ही चित्रित नाव से मिल गई। नान हेंग ने अपने आदमियों को इंपीरियल ट्यूटर का स्वागत करने के लिए सीढ़ी नीचे करने का आदेश दिया। अप्रत्याशित रूप से इंपीरियल ट्यूटर सीढ़ी पर नहीं चढ़े। उसके शरीर ने एक हल्की सी छलांग लगाई और नान हेंग के ठीक सामने आ गिरा। नान हेंग धीरे से हंसे। यह राजा लंबे समय से सम्मानपूर्वक शाही शिक्षक की प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया अंदर आएं। उन्होंने झिरन और मो जियुए ने केबिन के ऊपर से इंपीरियल ट्यूटर को ध्यान से देखा। वह वास्तव में एक महिला थी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष प्रतीत हो रही थी। उसके कपड़े ग्रेट शून के लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से अलग नहीं थे। उसका चेहरा, वर्षों से छोड़े गए कुछ निशानों को धारण करते हुए, अभी भी अपना आकर्षण बरकरार रखता है।
उसने झिरन ने धीरे से पूछा, क्या आप इस इंपीरियल ट्यूटर को पहचानते हैं? मो जियुए की काली आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। बेशक, मृत्यु में भी मैं उसे नहीं भूलूंगा। मो जियुए की अभिव्यक्ति से वह झिरन देख सकता था कि वह उनसे पहले की महिला से कितना नफरत करता था। लेकिन अब इसके पीछे के कारणों के बारे में जानने का समय नहीं था। खुद को उजागर करने से बचने के लिए दोनों ने चुपचाप अपनी सांसें रोक ली और नीचे की स्थिति को देखते रहे। नान हेंग सम्मानपूर्वक इंपीरियल ट्यूटर को केबिन में ले गए और मुख्य सीट की ओर आमंत्रित करते हुए इशारा किया। इंपीरियल ट्यूटर लापरवाही से बैठ गई, एक हाथ उसके माथे को ऊपर उठाकर कुछ हद तक सुस्त मुद्रा में। इस इंपीरियल ट्यूटर ने यह पहले भी कहा है, मोहिस्टो की मानसिकता बहुत जिद्दी है और इसे नियंत्रित करना कठिन है। फिर भी आपने सुनने से इनकार कर दिया। मोहिस्ट लोग शब्द सुनकर हे झिरन और मो जियुए के दिल एक ही समय में कड़े हो गए। मो जियुए ने सहजता से दाढ़ी वाले आदमी पर नजर डाली। अधिक स्पष्टता से देखने के लिए वह थोड़ा सा दूसरे कोण से देखने लगा। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। यदि उसमें अभी भी तर्कसंगतता नहीं बची होती तो वह उस व्यक्ति को बचाने के लिए इसी क्षण नीचे छलांग लगा देता। उसकी भावनाओं में बदलाव को महसूस करते हुए और पहले से ही स्थिति के बारे में अपना अनुमान लगाते हुए हे झिरन ने मो जियुए का हाथ पकड़ने की पहल की। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, हे झिरन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी हथेली पहले से ही पसीने से भीग चुकी थी। मो जियुए ने फुसफुसाते हुए कहा, वह आदमी मेरा तीसरा भाई है। झिरन ने पहले ही इस संभावना का अनुमान लगा लिया था, इसलिए वह ज्यादा हैरान नहीं दिखी। मो जियुए की तरह उसके मन में भी अनगिनत सवाल उभर आए थे। लेकिन दोनों को साफ समझ आ गया कि अब इन सवालों के जवाब ढूंढने का समय नहीं है। वे नीचे की स्थिति का निरीक्षण करते रहे। नान हेंग ने शर्मिंदा होकर हंसी दी। मो यूनफैंग की ओर देखते हुए, जो अभी भी मृत व्यक्ति की तरह निश्चल बैठा था, उसने आगे कहा, इंपीरियल ट्यूटर, जैसा कि आप जानते हैं, उस समय मैंने कड़ी मेहनत से साल्ट गैंग में अपनी शक्ति और प्रभाव बनाया था, केवल मो यूनफैंग द्वारा एक ही हमले में इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। पिछले 2 वर्षों में मैंने साल्ट गैंग को पुनर्स्थापित करने के लिए जबरदस्त प्रयास किया। ये तो आपने भी देखा होगा। अभी साल्ट गैंग के पास उच्च मार्शल कौशल वाले एक आज्ञाकारी नेता का अभाव है। मुझे लगता है कि मो यूनफैंग सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। जिस तरह उसने एक बार मेरे साल्ट गैंग को बर्बाद कर दिया था, भविष्य में उसे मेरे लिए इसे और भी शानदार ढंग से पुनर्निर्माण और विस्तारित करना होगा। और अगर दुर्भाग्य साल्ट गैंग पर दोबारा हमला करता है, तो इसका दोष मोहिस्टो पर पड़ेगा। इंपीरियल ट्यूटर ने मो यूनफैंग को ठंडी नजरों से देखा। फिर उसने उदास स्वर में कहा, इस इंपीरियल ट्यूटर ने आपसे बदला लेने के लिए तब मो यूनफैंग को पकड़ लिया था। नान हेंग फिर से मुस्कुराए। स्वाभाविक रूप से, यह राजा इंपीरियल ट्यूटर के इरादों को समझता है। हालांकि, क्या आपको नहीं लगता कि मो यूनफेंग को यहां रखना और भी अधिक उपयोगी होगा? इंपीरियल ट्यूटर ने नीचे देखा, आंखें नीची कर ली। उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। यह इंपीरियल ट्यूटर एक अंतिम प्रयास करेगा। यदि यह अभी भी विफल रहता है, तो उसे दूर ले जाने के लिए मुझे सौंप दे। जैसे ही वह बोली, इंपीरियल ट्यूटर ने उसकी छाती से एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। ठीक उसी समय जब वह उसका ताला खोलने ही वाली थी, केबिन की छत से 2 तीर एक साथ उसकी ओर चले। इंपीरियल ट्यूटर ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका शरीर चतुराई से तीरों से बच गया, जबकि उसने तेजी से छोटी बोतल को वापस अपनी छाती में डाल लिया। नान हेंग चिल्लाया, पुरुषों, हत्यारे हैं। केबिन के दरवाजे तुरंत बाहर से खोले गए। साल्ट गैंग के सदस्यों के साथ, जो मूल रूप से वहां जुआ और मुक्केबाजी कर रहे थे, सशस्त्र गार्डों का एक समूह शोर मचाते हुए अंदर आया। नान हेंग ने ऊपर की ओर इशारा किया। हत्यारे वहां हैं, उन्हें खोजो, कोई भी जीवित न बचे। इंपीरियल ट्यूटर ने भी अपनी नर्म तलवार निकालते हुए केबिन की छत की ओर छलांग लगा दी। स्थिति को गंभीर होते देख, हे झिरन ने तीर चलाने के तुरंत बाद मो जियुए को अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए अपने साथ खींच लिया। वो स्पष्ट थी कि आज रात भयंकर युद्ध होने की संभावना है। इसका तात्पर्य यह भी था कि या तो वे मर गए या उनके विरोधी नष्ट हो गए। निस्संदेह, हे झिरन ने केवल अपने अगले कदम के लिए खुद को तैयार करने के लिए यह तरीका सोचा था। उनके पक्ष में इस तरह के स्वर्ग विरोधी स्थान के साथ, मृत लोग निश्चित रूप से उनके प्रतिद्वंद्वी होंगे। अंतरिक्ष के अंदर, दोनों ने तेजी से काले कपड़े पहन लिए और अपने चेहरों को स्कार्फ से ढक लिया। लगभग 10 मिनट की पीड़ादायक प्रतीक्षा से पीड़ित होने के बाद, यह महसूस करते हुए कि खोजकर्ताओं को अभी भी केबिन के ऊपर कुछ नहीं मिला है और वे कहीं और देखना शुरू कर देंगे, हे झिरन ने जांच करने के लिए पहले बाहर निकलने का फैसला किया।
अगर खतरा टला नहीं होता तो वह यहीं लौट आती। किसी भी स्थिति में उसके लिए यह सिर्फ सोचने का विषय था। अगर उन लोगों ने उसे खोज भी लिया तो वे इसे आंखों का धोखा कहकर खारिज कर देंगे। यह विचार करते हुए कि मो जीवे उसे अकेले जोखिम नहीं उठाने देगा, हे झिरन उसे बताए बिना चुपचाप अंतरिक्ष से बाहर निकल गया। निश्चित रूप से, जैसे ही मो जीवे ने उसे अपने सामने अचानक गायब होते देखा, चिंता ने उसके दिल को जकड़ लिया। लेकिन अभी वह कुछ भी करने में असमर्थ था। जैसे ही मो जीवे चिंतित और परेशान था, हे झिरन की आकृति उसके सामने फिर से प्रकट हो गई। उन्होंने नीचे खोजना शुरू कर दिया है। चलो अब बाहर निकलें। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, दोनों केबिन की छत पर आ गए। दरअसल अब सभी गार्ड हाथ में मशाले लेकर उनके नीचे तलाशी ले रहे थे। केबिन के अंदर मो यूनिफेंग अभी भी पहले की तरह निश्चल बैठे थे और दरवाजे पर 2 गार्ड तैनात थे। नजरें बदलते हुए दोनों छत से नीचे कूद पड़े। दरवाजे पर मौजूद गार्डों को भगाने के लिए तलवारें चमकाने लगी। मो यूनफेंग के सामने पहुंचकर मो जीवे ने धीरे से 1-2 बार पुकारा, लेकिन मो यूनफेंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अपने हाथ के एक झटके के साथ हे झिरन ने सीधे उस आदमी को अपने स्थान पर भेज दिया। मो यूनिफेंग की स्थिति से वह संभवतः कठपुतली गू के अधीन था, पहले मो चुहान की तरह ही। अभी जो कुछ भी घटित हुआ उसकी उसे कोई भी याद नहीं रहेगी। जब तक उसके होश में आने के बाद उसे अंतरिक्ष से हटा दिया जाता, तब तक चीजें ठीक थी। यह देखकर कि हे झिरन अपने तीसरे भाई को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में ले आया, मो जियुए ने उसे अपने साथ केबिन से बाहर निकलने के लिए खींच लिया। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, वे इंपीरियल ट्यूटर से आमने सामने टकरा गए। हत्यारे यहाँ हैं, इंपीरियल ट्यूटर चिल्लाया। वह अपनी मुलायम तलवार लहराते हुए उन दोनों की ओर झपटी। मो जियुए ने हे झिरन को अपने पीछे ढालने के लिए उसकी कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा, जबकि इंपीरियल ट्यूटर के हमले को रोकने के लिए अपने हाथ में कमांडो चाकू उठाया। दोनों तेजी से युद्ध में कूद पड़े। उसी समय इंपीरियल ट्यूटर के जोर से चिल्लाने पर बुलाए गए गार्ड हाथापाई में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। मो जियुए के साथ बस कुछ चालों का आदान प्रदान करने के बाद इंपीरियल ट्यूटर को एहसास हुआ कि उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। इसके अलावा उसकी आंखों के सामने ही उसके साथी ने पाउडर का एक पैकेट निकाला और उस पर छिड़क दिया। उसके गार्ड तुरंत ही ढेर हो गए। इंपीरियल ट्यूटर ने देखा कि चीजें उसके अनुसार नहीं हो रही थी। उसने अपने हाथों से कुछ दिखावटी हरकतें की और एक हाथ से अपने लिबादे में हाथ डाला। इस समय हे झिरन ने उन गार्डों की ओर अपने घर का बना ग्रिम रीपर्स डिसेंट का दूसरा राउंड स्प्रे करना समाप्त कर दिया था। जब उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि इंपीरियल ट्यूटर क्या कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। यदि उसका अनुमान सही था, तो इंपीरियल ट्यूटर या तो कुछ छिपे हुए हथियारों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था या उनके खिलाफ जहर का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। वह झिरन उसे ऐसा मौका कैसे दे सकता था? उसने तुरंत अपनी जगह से एक ट्रैंक्विलाइजर गन निकाली और इंपीरियल ट्यूटर की पिंडलियों पर गोली चला दी। एक धीमी आवाज के साथ इंपीरियल ट्यूटर का पूरा शरीर शिथिल होकर गिर पड़ा। वह झिरन ऊपर गया और जल्दी से उसे अपने स्थान पर भेज दिया। वह और मो जियुए पेंटेड बोट की पहली मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ी पर वे नानहेंग से टकरा गए, जिन्हें गार्डों और साल्ट गैंग के सदस्यों के एक समूह द्वारा ऊपर ले जाया जा रहा था। हे झिरन ने मो जियुए से फुसफुसाकर कहा, तुम नानहेंग का ख्याल रखना, मैं दूसरों को संभाल लूंगा। मो जियुए ने हल्के से सिर हिलाया। उसने एक ट्रैंक्विलाइजर गन भी उठाई और नानहेंग के कंधे पर फायर कर दी। जैसे ही नानहेंग जमीन पर गिरे, उन्होंने झिरन में उन गार्डों और साल्ट गैंग के सदस्यों पर मुट्ठी भर पाउडर छिड़क दिया। इससे पहले कि गार्ड और गिरोह के सदस्य इस पर प्रतिक्रिया कर पाते कि क्या हो रहा था, वे झटके से ढेर होकर गिर पड़े। हे झिरन ने आगे बढ़ने का अवसर लिया और नानहेंग को भी अपने स्थान पर भेजने से पहले उसकी एक बांह पकड़ ली। आज वे केवल जिज्ञासावश आए थे, यह जानना चाहते थे कि नमक गिरोह के पीछे कौन था। लेकिन उन्हें इतनी अच्छी फसल मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब मृत गार्डों और गिरोह के सदस्यों को देखते हुए दोनों ने अभी भी स्थिति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि आज प्रिंस नानहेंग के साथ जो हुआ उसके संबंध में वे किसी को भी जीवित नहीं छोड़ सकते। इसलिए दोनों हाथ में मशाले लेकर पूरी पेंटेड नाव से गुजरे और उन गायन और नृत्य करने वाली लड़कियों के अलावा एक भी जीवित आत्मा को नहीं छोड़ा। न तो मो जियुए और न ही हे झिरन निर्दोषों को मारने वालों में से थे। वे दोनों स्पष्ट रूप से जानते थे कि वे महिला कलाकार पेंटेड बोट में अपना जीवन यापन करती थी। फिर भी उन्होंने बहुत अधिक लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। निश्चित नहीं था कि उनमें से कुछ कलाकार नानहेंग के लोग हो सकते हैं।
कोई विकल्प नहीं होने पर हे झिरन केवल अपने स्थान से एक दवा निकाल सकती थी जो तंत्रिकाओं को लकवाग्रस्त कर देती थी और लड़कियों को इसे लेने के लिए मजबूर करती थी, जिससे उनकी सारी यादें मिट जाती थी। जीवित रहने के लिए गायन और नृत्य करने वाली किसी भी लड़की ने उसके द्वारा दी गई दवा को खाने से विरोध करने की हिम्मत नहीं की। सब कुछ ध्यान में रखते हुए हे झिरन ने सभी लड़कियों को उस छोटी नाव पर भेज दिया जिस पर इंपीरियल ट्यूटर आया था। इसके बाद हे झिरन ने अपने स्थान से शराब की कई बोतलें निकाली और उन्हें मोजियुए के साथ पेंटेड नाव के चारों ओर डाल दिया। उसी समय पेंटेड बोट में जो भी सामान हे झिरन को लगा कि वह ले जाने लायक है, उसे एक एक करके उसके स्थान में संग्रहित किया गया। चाहे ये वस्तुएं अच्छी हों या बुरी, फिर भी उन्हें उसकी दुकान में प्राचीन वस्तुओं के रूप में बेचा जा सकता था। सब कुछ संभालने के बाद हे झिरन ने अपनी जगह से एक हवा वाली नाव ली और उसे झील में फेंक दिया। मोजियुए ने अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और नाव पर हल्के से छलांग लगाई। मोजियुए ने लापरवाही से अपने हाथ में ली हुई मशाल को पेंटेड नाव पर फेंक दिया। घुप पर अंधेरी रात के आकाश में आग की लपटें आकाश में फूट रही हैं। यहाँ रोशनी बहुत तेज थी। किनारे पर लोगों की खोज से बचने के लिए मोजियुए ने नाव चलाते समय अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके उनकी फुलाने योग्य नाव को अत्यधिक गति तक चलाया। पलक झपकते ही दोनों किनारे पर लौट आए। वे बहुत दूर से आते कदमों की आहट सुन सकते थे। इसका मतलब था कि पेंटेड बोट की प्रचंड आग ने पहले ही जमीन पर मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। सौभाग्य से किनारे तक उनकी गति तेज थी और किसी ने उन्हें खोजा नहीं। उसने झिरन ने फुलाने योग्य नाव को दूर रख दिया। मोजियुए ने उसे ऊपर ले जाने के लिए अपने हल्केपन के कौशल का इस्तेमाल किया और तेजी से क्षेत्र छोड़ दिया। जब वे अपने शिविर से लगभग 100 मीटर दूर थे, मोजियुए ने सामने एक लहराती हुई काली छाया देखी। अंधेरी, तेज हवा वाली रात में दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ, वे केवल सावधानीपूर्वक छाया के पास जाकर जांच कर सकते थे। इससे पहले कि मोजियुए और हे झिरन करीब आए, मो चौहान ने पुकारा, क्या वह 9वां छोटा भाई और भाभी है? 8वां बड़ा भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों स्पष्ट रूप से बहुत सदमे में थे। जब वे पहले चले गए थे, तो उन्होंने विशेष रूप से चीजों को ध्यान से देखा था और कुछ भी सामान्य नहीं देखा था। मैंने तुम दोनों को गुप्त रूप से जाते हुए देखा था और मुझे चिंता थी कि तुम खतरे में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ खड़ा हूँ। यह सुनकर हे झिरन और मोजियुए ने एक दूसरे की ओर देखा। इसे जोर से कहने की आवश्यकता के बिना उन दोनों ने एक ही बात सोची, क्या उन्हें मो चौहान को बताना चाहिए कि अभी क्या हुआ? यदि उन्होंने कुछ नहीं कहा तो भी उन्हें बाद में मो यूनिफे के घर लौटने पर सभी प्रकार के बहाने बनाने होंगे। यदि उन्होंने उसे सच बताया तो वे मो यूनफेन के वर्तमान ठिकाने को कैसे समझाएंगे? इसके अलावा वह झिरन इस मामले पर अपनी राय नहीं देना चाहती थी। आखिरकार यह मो भाइयों के बीच कुछ था। थोड़ा सोचने के बाद मोजियुए बोले, 8वें बड़े भाई, हम अभी कुछ देर पहले साल्ट लेक पर पेंटेड नाव की जांच करने गए थे और वहां नानहेंग से टकरा गए। मोजियुए ने कुछ भी नहीं छिपाया और अपने भाई को पेंटेड बोट पर जो कुछ भी हुआ था उसे सच्चाई से बताया, जिसमें यह खबर भी शामिल थी कि मो यूनफेंग अभी भी जीवित थे। बेशक उनके द्वारा अपनाए गए धोखाधड़ी के तरीकों का निश्चित रूप से उल्लेख नहीं किया जा सकता है। यह सुनकर मो चौहान की अभिव्यक्ति लगभग वैसी ही थी जब मोजियुए ने उसे जीवित पाया था। 9वां छोटा भाई, तुम कह रहे हो कि तीसरा बड़ा भाई भी नहीं मरा है? वह कहाँ है? जल्दी करो और मुझे उससे मिलवाने ले चलो। फिलहाल मो यूनफेंग हे झिरन के स्थान के अंदर थे। मोजियुए मो चौहान को खोजने के लिए कैसे ले जा सकते थे? कोई विकल्प न होने पर वह केवल झूठ बोल सकता था। 8वें बड़े भाई, हमने पेंटेड बोट में आग लगा दी और इसने कई दर्शकों को आकर्षित किया। यह विचार करते हुए कि तीसरे बड़े भाई को साथ लाने से आसानी से अवांछित ध्यान आकर्षित हो जाएगा, हमने उसे अभी के लिए कहीं एकांत में छिपा दिया। कल जब यह सुरक्षित होगा तो मैं भाभी के साथ जाकर उसका गूश्राप दूर करूंगी और उसे वापस ले आऊंगी। मो चौहान को उनके स्पष्टीकरण पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। वह केवल अपने दिल में बेचैनी को दबा सका और सिर हिलाया, यह भी काम करता है। मैं तीसरे बड़े भाई को वापस लाने के लिए कल आप लोगों के साथ जाऊंगा। मोजियुए ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, साल्ट लेक क्षेत्र हाल ही में अस्थिर रहा है। मुझे हर किसी की सुरक्षा की चिंता है, इसलिए हम में से एक भाई को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पीछे रहना चाहिए। कोई तर्क नहीं था। आजकल मोजियुए की लोगों को धोखा देने की क्षमता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि कुछ हद तक अनिच्छा से मो चौहान के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि 9वें छोटे भाई का मतलब समझ में आता है। चूंकि यह मामला है, 8वां बड़ा भाई हमारे परिवार की रक्षा के लिए रहेगा।
जब आप बाहर जाएं तो नौवे छोटे भाई और भाभी को अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए। यह देखकर कि मो चौहान पहले ही वापस चलने के लिए मुड़ चुका था, हे झिरन ने उसे याद दिलाने के लिए बात की। आठवें बड़े भाई, हम तीसरे बड़े भाई को वापस लाने से पहले इस बारे में माँ और मेरी भाभीियों से कोई जिक्र न करें, अन्यथा वे बहुत अधिक चिंता कर सकते हैं। वास्तव में वह झिरन सतर्क था। नान हेंग के लापता होने के संबंध में इतनी बड़ी घटना के साथ निश्चित रूप से अधिकारी हर जगह खोज कर रहे होंगे। यदि महिलाएं बहुत अधिक चिंतित हो गईं और अधिकारियों को कुछ गड़बड़ी का पता चला, तो इससे चीजें लाभ के लायक नहीं रह जाएंगी। मो चौहान ने सिर हिलाया। मम्मा, मैं समझ गया। तीनों चुपचाप अपने अपने तंबू में लौट आए। जैसे ही वह झिरन मो जियुए को अपने साथ अपने स्थान में प्रवेश कराने के लिए ले जाने वाला था, तंबू के बाहर से लियांग हाओ की आवाज आई। नौवे मास्टर, आपके अधीनस्थ के पास एक जरूरी रिपोर्ट है। मो जियुए को ठीक ठीक पता था कि लियांग हाओ किस मामले का जिक्र कर रहा था, सिवाय इसके कि वह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उन्होंने क्या किया है। मो जियुए ने अभी अभी नींद से उठने का नाटक किया और तंबू से बाहर चला गया। यह क्या है? लियांग हाओ ने अपनी आवाज धीमी करने से पहले इधर उधर देखा। नौवे मास्टर, साल्ट लेक पर सबसे बड़ी पेंटेड नाव में आग लग गई। आपके अधीनस्थ ने व्यक्तिगत रूप से प्रिंस हेंग को उस पेंटेड बोट पर लोगों को लाते हुए देखा। मो जियुए ने सिर हिलाया। मम, नजर रखना जारी रखें। अगर कोई नया विकास हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। इस बार मो जियुए केवल लियांग हाओ को खुश नहीं कर रहा था। वह वास्तव में यह समझना चाहता था कि पेंटेड बोट में आग लगने और प्रिंस हेंग के लापता होने के बाद क्या होगा। लियांग हाओ ने एक बार फिर छुट्टी ले ली। तभी मो जियुए तंबू में लौट आया। टी झिरन ने एक फ्लैश के साथ अपने स्थान में ले आए। मो यूनिफेंग अभी भी एक कठपुतली की तरह लग रहे थे, एक खाली अभिव्यक्ति के साथ वहां खड़े थे, पहली नजर में एक टेराकोटा योद्धा की छवि दे रहे थे। नान हेंग और राष्ट्रीय शिक्षक अभी भी कोमा में थे। दोनों चुपचाप ऊपर चले गए। हे झिरन राष्ट्रीय शिक्षक के शरीर की खोज करने गया, जबकि मो जियुए नान हेंग के शरीर की खोज करने गया। वह झिरन की फसल काफी थी। राष्ट्रीय शिक्षक के शरीर पर 10,000 टन से अधिक चांदी के बिलों के अलावा वह छोटी चीनी मिट्टी की बोतल भी थी जिसे उसने अभी अभी निकाला था। इसके अलावा औषधीय पाउडर के कुछ पैक भी थे। थोड़ी देर तक जांच करने के बाद हे झिरन को पता चला कि ये सभी आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए जहर थे, मूल रूप से डेथ डिसेंस के समान थे जो उसने अभी इस्तेमाल किया था। नान हेंग की ओर से मो जियुए ने उसके शरीर पर कुछ हजार टन चांदी के बिल, साथ ही एक उच्च गुणवत्ता वाला जेड पेंडेंट भी खोजा। इसके अलावा नान हेंग के पास और कुछ नहीं था। वह झिरन राष्ट्रीय शिक्षक के शरीर पर छोटी चीनी मिट्टी की बोतल के बारे में बहुत उत्सुक था। यदि उसका अनुमान सही था तो संभवतः उसके अंदर कठपुतली गू की मां गू कीड़ा थी। हालांकि मां गू की अपने मेजबान को पहचानने की क्षमता को देखते हुए उसने पूर्ण आश्वासन के बिना बोतल स्टॉपर को जल्दबाजी में खोलने की हिम्मत नहीं की। खोज करने के बाद मो जियुए ने हे झिरन की दिशा में चलने से पहले उस व्यक्ति को रस्सियों से बांध दिया। वह झिरन देख सकता था कि मो जियुए ने उस राष्ट्रीय शिक्षक के प्रति जो घृणा दिखाई वह किसी भी तरह से सामान्य नहीं थी। उसके पूछने की प्रतीक्षा किए बिना मो जियुए ने यह कहने की पहल की, मेरे मो परिवार का इस व्यक्ति के साथ खून का झगड़ा है। मेरे बड़े भाई और दूसरे भाई की एक ही समय में उसके हाथों मृत्यु हो गई। साथ ही उनकी पहचान बेहद खास है। वो न केवल दक्षिणी सीमा की राष्ट्रीय शिक्षिका है, बल्कि दक्षिणी सीमा की रानी भी है। यह सुनकर वह झिरन हौंफने लगा। यदि मो जियुए ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि मो परिवार के बड़े भाई और दूसरे भाई की मृत्यु एक महिला के हाथों हुई होगी। आखिरकार इतिहास की पुस्तकों में मो परिवार के लोगों की मृत्यु को बहुत अधिक विस्तार से बताए बिना केवल संक्षेप में दर्ज किया गया है। मो जियुए ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुककर कहा, यह व्यक्ति जहर का उपयोग करने में कुशल है। उस समय मेरे बड़े भाई और दूसरे भाई ने पहले ही स्थानीय कमांडर इन चीफ को मार डाला था। जैसे ही वे शहर पर हमला करने वाले थे, इस महिला ने उन पर जहर का इस्तेमाल किया। मेरे दो भाई उसकी भयावह हरकत से चकित रह गए और परिणामस्वरूप उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उस दुष्ट महिला ने लोगों को यह भी आदेश दिया कि मेरे भाइयों के सिर काटकर जनता को दिखाने के लिए उन्हें शहर के टावर पर लटका दिया जाए। इस समय मो जियुए की आंखें पहले से ही हत्या के इरादे से भरी हुई थी। यदि उसके पास अभी भी पूछने के लिए प्रश्न नहीं होते तो वह पहले ही इस महिला की जान ले चुका होता। वह झिरन इस समय उसकी मनोदशा समझ सकता था। वह आगे बढ़ी और राष्ट्रीय शिक्षक को जल्दी से जगाने के लिए इंजेक्शन लगाने के लिए एक सिरिंज निकालने से पहले उसे कसकर बांध दिया।
नेशनल टीचर अभी भी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन जल्द ही उसके सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गई। बहुत अधिक सोचे बिना मो जियुए का सैन्य चाकू पहले से ही उसके गले पर था। चुड़ैल, मुझे बताओ, क्या मो यूनफैन के शरीर पर कठपुतली गू तुमने डाली थी? राष्ट्रीय शिक्षक को तुरंत ठंडे ब्लेड ने डंक मार दिया और स्पीकर की ओर देखने से पहले ही हौंफने लगे। उसने अपने सामने एक पुरुष और एक महिला को देखा। हालांकि महिला ने काले रंग की नाइट वॉक पोशाक पहनी हुई थी, फिर भी वह अपनी लुभावनी सुंदरता को छिपा नहीं सकी। हालांकि यह व्यक्ति उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित था। जहां तक बात करने वाले आदमी की बात है, वह कोई अजनबी नहीं थी। मो जियुए, यू ली, अब जब तुम मेरे हाथों में पड़ गई हो, तो तुम्हारे लिए जीवित रहना असंभव है। यदि तुम बहुत अधिक शारीरिक पीड़ा नहीं सहना चाहती हो, तो मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या जानते हो। मो जियुए की आवाज में एक तीखी ठंडक थी। युन ली ने व्यंग्यपूर्वक कहा, हे, तुम्हें कैसे पता कि मुझे मरना ही होगा? जैसे ही वह बोल रही थी, युन ली ने अपने शरीर को थोड़ा सिकोड़ने के लिए किसी गुप्त तकनीक का उपयोग किया और उसके शरीर से बंधी रस्सियां तुरंत फिसल गईं। अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करते हुए यूली सहज रूप से अपना जीवन रक्षक औषधीय पाउडर लेने के लिए उसकी गोद में पहुंच गई। मो जियुए भी कार्रवाई करने में तेज थे। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी छाती में थोड़ा सा घुसी थी, उसका हाथ उठ गया और चाकू सीधे उसके एक हाथ को काटता हुआ गिर गया। यूनली दर्द से चिल्लाई, फिर उसका ऊपरी शरीर पीछे की ओर झुक गया और वह फुर्ती से काप फ्लिप के साथ खड़ी हो गई। उसी समय मो जियुए के चाकू की नोक एक बार फिर उसके गले पर दब गई। जैसे कि दर्द से अनजान युन ली ने ठंडी तेज ब्लेड को देखने के लिए अपनी आंखें नीची कर ली और उसके स्वर में भी नरमी के संकेत दिखे। मो जियुए, मो यूनिफे का जीवन मेरे हाथों में है। एक बार जब मैं मर जाऊंगा, तो वह मृत्यु में मेरा साथ देगा। यह सुनकर मो जियुए एक समस्या के बारे में और अधिक आश्वस्त हो गए। तीसरे भाई के शरीर में कठपुतली गू वास्तव में युनली की करतूत थी। यह भी एक और कारण था कि उसने अभी अभी युनली को मौके पर न मारने के लिए जबरन सहन किया था। स्थिति को देखते हुए हे झिरन ने फिर से ट्रैंक्विलाइजर गन निकाली और यूनली को बेहोश कर दिया। यूनली को अत्यधिक रक्त हानि से तुरंत मरने से बचाने के लिए हे झिरन ने मो जियुए से कहने से पहले उसके घाव का इलाज किया, पहले तीसरे भाई से गू को हटाओ। मो जियुए ने सिर हिलाया और दोनों चुपचाप ऑपरेटिंग रूम में चले गए। पिछली बार मो चुहान के लिए गू को हटाने के अनुभव के साथ इस बार उनकी गति बहुत तेज थी। यह 1 घंटे से भी कम समय में पूरा हो गया। गू कीड़ा के लावा को इसी तरह कांच की बोतल में डाला गया। हालांकि हे झिरान ने पिछली बार की तरह तुरंत बोतल में प्लाज्मा नहीं डाला। मो यूनिफेग उस समय भी बेहोश थे। उसे समय से पहले जागने और अंतरिक्ष के रहस्य की खोज करने से रोकने के लिए हे झिरन ने जाने से पहले उसे ट्रैंक्विलाइजर की एक और खुराक दी। इस प्रकार अचूकता सुनिश्चित की गई। मो जियुए ने कुछ देर तक कठपुतली गू संतान वाली 2 बोतलों को देखा और अपने दिल में संदेह के बारे में बात की। अभी यूली ने केवल यह उल्लेख किया कि तीसरे भाई का जीवन उसके हाथों में था। क्या ऐसा हो सकता है कि 8वें भाई में कठपुतली गू का उससे कोई लेना देना नहीं है? उसने झिरन ने मो चुहान के शरीर से ली गई लावा गू कीड़ा वाली बोतल उठाई। इसका उससे कोई लेना देना है या नहीं, हमें कोशिश करने के बाद पता चलेगा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, दोनों पहले ही मो चुहान के शरीर से लावा वाली कांच की बोतल को खेत में ले जा चुके थे। उन्होंने यूनली के शरीर पर मिली छोटी चीनी मिट्टी की बोतल भी निकाल ली। कठपुतली गू की मां और संतान वाली 2 बोतलें लगभग 10 मीटर की दूरी पर खुली जगह पर रखी गई थी। गू कीड़ों के संग्रह में रिकॉर्ड के अनुसार एक बार जब कठपुतली गू की संतान गू मेजबान का शरीर छोड़ देती है, तो वह तुरंत मां गू की ओर दौड़ पड़ेगी। कठपुतली गू को आग से डर लगता है। कठपुतली गू को वास्तव में मारने के लिए मजबूत गोलाबारी की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए हे झिरन ने सीधे ताओबाओ ट्रेजर मॉल से एक फ्लेमेथ्रोवर खरीदा और मो जियुए को सौंपने से पहले लॉ को अधिकतम पर सेट कर दिया। एक बार जब संतान गू मां गू की ओर दौड़ती है, तो इसका मतलब है कि 8वें भाई पर कठपुतली गू का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति यूली है। मास्टरमाइंड को ढूंढ लिया जाए तो वह संतान गू वम किसी काम की नहीं रहेगी। दूसरी ओर, यदि ऐसा नहीं होता है, तो उन्हें सच्चे धलाईकार को खोजने के लिए इस संतान गू का पालन पोषण जारी रखना होगा। मो जियुए ने यह संकेत देने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। एक हाथ से फ्लेमेथ्रोवर और दूसरे हाथ से कांच की बोतल को कसकर पकड़कर वह इससे निपटने के लिए तैयार था। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा और फिर उसने झिरन ने धीरे से बोतल का स्टॉपर खोला। मैंने लावा गू को कांच की बोतल से बाहर उड़ते हुए देखा, जैसे कि वह भाग रहा हो और खुली जगह के दूसरे छोर पर चीनी मिट्टी की बोतल की ओर नहीं भागा।
शायद अंतरिक्ष में होने के कारण लावा गू दिशाओं को पहचानने में असमर्थ था। वह डरी हुई मक्खी की तरह इधर उधर अस्त व्यस्त ढंग से छटपटा रही थी। यह देखकर मोहजीवे के शरीर ने एक सुंदर छलांग लगाई और उसने जल्दी से लावा गू को वापस कांच की बोतल में इकट्ठा कर लिया। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उत्तर स्वयं स्पष्ट था। इस लावा गू का नियंत्रक यूली नहीं था। उसी विधि से उन्होंने एक प्रयोग करने के लिए मो यूनफैंग के शरीर से निकाले गए लावा गू वम को लिया।